वेलकम टू सोल स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास का मास्टर क्लास देखने वाले हैं, जिसमें सभी टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से कवर किया गया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बीच बीच में सवाल पूछा गया है, जिससे आपका ध्यान हमेशा क्लास पर फोकस रहे। तो उन सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हम जान सकें कि आप इस विषय से कितना समझ रखते हैं। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। इस टॉपिक से जुड़ी पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम मध्यकालीन भारत की उस शुरुआत को समझने जा रहे हैं जहां से भारत का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य मतलब हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम बात करेंगे भारत पर हुए अरब और फिर तुर्क आक्रमणों की। बिल्कुल। और इसे हम एक कहानी की तरह एक टाइमलाइन के फॉर्मेट में देखेंगे। पहले अरब आक्रमण, फिर तुर्कों का आगमन, और कैसे इन घटनाओं ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और इसका असर क्या हुआ, इस पर गहराई से बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कॉज एंड इफेक्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत पर पहले सफल मुस्लिम आक्रमण से। ये कब और किसने किया था? देखिए, भारत पर जो पहला सफल अरब आक्रमण था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ये तारीख मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना चाहिए। सिंध पर विजय यानी कोई युद्ध तो हुआ ही होगा। उस समय वहां के शासक कौन थे? हाँ, उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच रावर का युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर पराजित हुए। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, सिंध का पॉलिटिकल फ्यूचर तय कर दिया। अच्छा, और हमें इस पूरी घटना की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये एक चचनामा का जिक्र आता है, ये क्या? चचनामा एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे बलादुरी ने लिखा था। इसके अलावा फुतूह अल बुल्दान से भी जानकारी मिलती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बुक और ऑथर का कॉम्बिनेशन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो अरबों के बाद आते हैं तुर्क, और यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ। सबसे पहले गजनी वंश की बात करते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई? गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी, जिसने एक स्वतंत्र तुर्क राज्य बनाया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक सुबुक्तगीन था, अलप्तगीन नहीं। और सुबुक्तगीन के बाद आता है इतिहास का वो नाम जिसे शायद सब जानते हैं, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर मतलब 17-12 आक्रमण किया। हाँ, 998 से 1030 ईस्वी के बीच। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था ही नहीं। अच्छा? नहीं, उसका मकसद था यहाँ के धन को लूटना। यही चीज उसे बाद में आने वाले मोहम्मद गौरी से एकदम अलग करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। बिल्कुल, वो उसके इरादों को साफ दिखाता है। अब एग्जाम के लिए एक और गोल्डन एरिया आता है, गजनवी के समय के लेखक और इतिहासकार उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। हाँ, उद्बी की किताबुल यामिनी, फिरदौसी की शाहनामा और अलबरूनी की तहकीके हिंद। ये तो सीधे सीधे प्री के सवाल है। एग्जैक्टली। और अलबरूनी की तहकीके हिंद तो मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस समय के भारत के समाज, विज्ञान और संस्कृति पर एक कमेंट्री है। तो गजनवी के बाद आता है एक और बड़ा तुर्क शासक, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका लक्ष्य गजनवी से अलग था, है ना? यहीं से भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। गौरी का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था। वो 1173 ईस्वी में गौर, जो अफगानिस्तान में है, वहां की गद्दी पर बैठा। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर किया। जी। लेकिन उसे भारत में पहली हार का सामना भी करना पड़ा था। सही कहा। 1178 ईस्वी में जब उसने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया तो वहां के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया। ये गौरी की भारत में पहली बड़ी हार थी।
और इससे ये सबक मिलता है कि तैयारी और रणनीति कितनी जरूरी है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखकर वापसी करनी चाहिए, जैसा गोरी ने किया। Here's where it gets really interesting. तराइन के युद्ध 1191 और 1192। एक साल के अंतर में 2 युद्ध, एक ही दुश्मन के खिलाफ, पर नतीजे बिल्कुल उल्टे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद घोरी पराजित हुआ। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी पूरी तैयारी के साथ वापस आया। और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी जीत के बाद दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का रास्ता एकदम साफ हो गया। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध भी हुआ था। हाँ, जिसमें उसने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया। अब गोरी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देखिए, उसने उत्तर भारत के 2 सबसे शक्तिशाली राजाओं को एक-एक करके हराया और अपनी सत्ता स्थापित की। गोरी की एक और खास बात उसके दास, मतलब उसके गुलाम थे, जिन्होंने उसके साम्राज्य को संभाला। बिल्कुल, उसकी असली विरासत उसके काबिल गुलाम थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। ताजुद्दीन याल्दोस को गजनी मिला, नासिरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान, और बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार में उसके अभियानों को आगे बढ़ाया, जिसने दुर्भाग्यवश नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। जी हाँ, और उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ये दिखाता है कि इन आक्रमणों का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो अरब आक्रमण सिंध तक सीमित रहा। हाँ, लेकिन तुर्कों ने, विशेषकर मोहम्मद गौरी ने, भारत में एक स्थायी शासन की नींव रखी, जिसका प्रभाव सदियों तक रहा। करेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट को समझिए। गजनवी के आक्रमणों ने उत्तर भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया। मोहम्मद गौरी ने उसी राजनीतिक शून्यता और कमजोरी का फायदा उठाया और यहाँ सत्ता स्थापित कर दी। हर घटना अगली घटना का कारण बनती है, यही इतिहास है। तो दोस्तों, ये थी भारत में अरब और तुर्क आक्रमणों की कहानी, जिसने दिल्ली सल्तनत की जमीन तैयार की। उम्मीद है आपने हर पॉइंट को ध्यान से समझा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। याद रखें, ये सिर्फ तारीखें और नाम नहीं है, ये रणनीतियां हैं, गलतियां हैं और सबक हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अब जाने से पहले आज का सवाल कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी राय में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के सबसे प्रमुख कारण क्या थे? और एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर 1191 में तराइन के पहले युद्ध के बाद भारतीय राजाओं ने एकजुट होकर एक मजबूत रक्षा नीति बनाई होती, तो क्या भारत का मध्यकालीन इतिहास कुछ और होता? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये महत्वपूर्ण क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है दिल्ली सल्तनत। चलिए, इसमें गहरी डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि ये 320 साल भारतीय इतिहास के लिए इतने अहम क्यों थे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मुझे लगता है यह समझना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक और साम्राज्य नहीं था। बिल्कुल। इसने पहली बार उत्तर भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, जो आगे चलकर मुगलों के लिए, आप कह सकती हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट बना। बिल्कुल, इसे एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा दौर जहां इस्लामी शासन व्यवस्था और भारतीय परंपराओं के बीच एक नया और बहुत जटिल तालमेल बन रहा था। सही। और इस पूरी अवधि को समझने के लिए इसे 5 अलग अलग राजवंशों में बांटा गया है। हर एक की अपनी अलग पहचान है। हाँ, और ये जो कालक्रम है, ये एक तरह से पूरी कहानी का नक्शा है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी। बिल्कुल। शुरुआत होती है गुलाम वंश से 1206 से 1290 तक, फिर आती है खिलजी क्रांति 1290 से 1320। उसके बाद सबसे लंबा चलने वाला वंश तुगलक वंश 1320 से 1412, और फिर सल्तनत के, कह सकते हैं, आखिरी 2 अध्याय सैयद और लोदी। हाँ, सैयद वंश 1414 से 1450 और अंत में लोधी वंश 1451 से 1526, जिसके साथ सल्तनत का पर्दा गिर गया।
तो कहानी शुरू करते हैं पहले वंश से, गुलाम वंश। इन्हें ममलूक भी कहा जाता है ना? इसका मतलब क्या होता है? ममलूक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो, लेकिन ये सामान्य दास नहीं थे। अच्छा, ये सैन्य दास थे जिनके माता पिता स्वतंत्र थे। इन्हें खास तौर पर युद्ध और प्रशासन के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस वंश का जो पहला और सबसे जरूरी काम था वो था सल्तनत की नींव को मजबूत करना। और इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका नाम तो बहुत सुना है। अपनी उदारता के लिए बहुत मशहूर थे। उन्हें लाख बख्श भी कहते थे। हाँ, मतलब लाखों का दान देने वाला। आज के जमाने में शायद हम उन्हें एक बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कहते, पर एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सही कहा। वो खुद को मलिक और सिपह सालार ही कहलाना पसंद करते थे, शायद अपने पुराने मालिक मोहम्मद गोरी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ दान तक सीमित नहीं है। आज भी दिल्ली में हम उनकी छाप देख सकते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और सबसे मशहूर कुतुब मीनार। उसका निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। हाँ, शुरू करवाया था। पर उनका अंत बड़ा नाटकीय हुआ। सिर्फ 4 साल का शासन और फिर 1210 में लाहौर में चौगान, आज का पोलो। हाँ, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। एक शासक के लिए काफी अप्रत्याशित अंत। ऐबक के बाद सत्ता का एक संघर्ष हुआ और आखिरकार उनके दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बने। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ऐबक संस्थापक थे तो इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऐबक के शासन में ऐसी क्या कमी रह गई थी? देखिए, ऐबक ने सल्तनत को एक सैन्य शुरुआत दी, लेकिन वो सिर्फ 4 साल ही राज कर पाए। इल्तुतमिश ने अपने 26 साल के लंबे शासन में उसे एक प्रशासनिक पहचान दी। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, अपनी मुद्रा चलाई, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, उन्होंने बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर सल्तनत को एक कानूनी जामा पहनाया। इसीलिए कहते हैं कि नींव ऐबक ने रखी पर इमारत इल्तुतमिश ने खड़ी की। मतलब उन्होंने सल्तनत को एक मिलिट्री कैंप से एक असली साम्राज्य में बदल दिया। और उन्होंने ही इक्ता प्रणाली और तुर्काने चहलगानी की शुरुआत की थी, सही है ना? ये क्या थी? इक्ता प्रणाली साम्राज्य को चलाने का एक तरीका था। इसमें अधिकारियों को कैश वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दिया जाता था। ओके, जहां से वो टैक्स वसूलते थे और सेना रखते थे। और तुर्काने चहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहते हैं, वो 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक समूह था, एक तरह की कैबिनेट जो सुल्तान को सलाह देती थी। लेकिन इसमें एक खतरा भी छिपा था। कैसा खतरा? ये 40 लोग इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो किंग मेकर बन सकते थे। अच्छा। वो जिसे चाहते सुल्तान बनाते और जिसे चाहते हटा देते। ये इल्तुतमिश की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत थी और आने वाले सुल्तानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी। और इसी सिरदर्द का सामना शायद रजिया सुल्तान को करना पड़ा। इल्तुतमिश के बाद एक ऐसा अध्याय आता है जो मध्यकालीन भारत के लिए असाधारण था। बिल्कुल। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका। उन्होंने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों की तरह कूबा यानी कोट और खुल्ला मतलब टोपी पहनकर खुले दरबार में आना शुरू किया। और ये उस समय के तुर्क अमीरों, खासकर उसी चालीसा दल के लिए एक सीधी चुनौती थी। सीधी चुनौती। ये पढ़ते हुए हमेशा लगता है कि इतिहास कितना क्रूर हो सकता है। मिन्हाज और सिराज अपनी किताब तबकात-ए नासिरी में लिखते हैं कि रजिया में एक शासक के सभी गुण थे सिवाय इसके कि वो एक महिला थी। मतलब एक इतनी काबिल शासक का अंत सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि दरबार के अमीर एक औरत से आदेश लेना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। और यही हुआ जब उन्होंने एक अबिसीनियाई दास मलिक याकूत को एक ऊंचा पद दिया तो तुर्क अमीरों को बहाना मिल गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया और आखिरकार 1240 में रजिया की हत्या कर दी गई। ये दिखाता है कि सत्ता का खेल सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों से भी चलता है, जो शायद आज भी उतना ही सच है। रजिया के बाद कई कमजोर शासक आए और चालीसा दल का आतंक बढ़ता गया। फिर आया गुलाम वंश का आखिरी शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। इनका राज करने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग था। बलबन को ये पता था कि सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान के इकबाल को, उसकी प्रतिष्ठा को फिर से बुलंद करना होगा। वो खुद चालीसा दल का सदस्य रह चुका था। अच्छा, वो खुद भी? हाँ, तो वो उनकी ताकत और खतरा दोनों को समझता था।
इसके लिए उसने 2 स्तरों पर काम किया। पहला, विचारधारा के स्तर पर, जहां उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया बताया। और दूसरा? दरबार के अनुशासन पर उन्होंने सिजदा और पैबोज जैसी ईरानी प्रथाएं लागू की। हाँ, सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पैबोज मतलब सुल्तान के कदम चूमना। इन सब का एक ही मकसद था, ये दिखाना कि सुल्तान सबसे ऊपर है और बाकी सब उसके अधीन। और सत्ता में आते ही उसका सबसे पहला काम था अपने पुराने साथियों यानी तुर्कान चहलगानी को खत्म करना। जड़ से ही खत्म कर दिया। हाँ, एक एक करके उन सभी 40 सरदारों की शक्ति को कुचल दिया। साथ ही उसने सैन्य मामलों के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने अर्स, और जासूसी के लिए बरीद नियुक्त किए। बलबन का संदेश साफ था, सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बलबन ने तुर्क अमीरों की ताकत को तो कुचल दिया, लेकिन इससे सत्ता का एक वैक्यूम भी बना। सवाल ये था कि अब इस सत्ता को कौन भरेगा, और इसका जवाब एक ऐसे समूह ने दिया जो अब तक हाशिए पर था। और यहीं से शुरू होती है खिलजी क्रांति, जिसने सल्तनत के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। खिलजी वो तुर्क तो थे, लेकिन उन्हें ऊंचे वर्ग का नहीं माना जाता था। अच्छा? उनके सत्ता में आने का मतलब था कि अब सुल्तान बनना सिर्फ कुछ कुलीन तुर्क परिवारों का हक नहीं रहा। और इस क्रांति का चेहरा थे अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जो अपनी क्रूरता और अपने प्रशासनिक सुधारों दोनों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिकंदर एहसानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि ली, और उनका लक्ष्य था पूरे भारत को जीतना। अलाउद्दीन ने उत्तर में गुजरात से लेकर चित्तौड़ तक और दक्षिण में मदुरै तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तो उनके सेनापति मलिक काफूर को जाता है। और ये पहली बार था जब दिल्ली की किसी सेना ने इतने दक्षिण तक धावा बोला था। लेकिन अलाउद्दीन की जो असली विरासत है वो है उनके आर्थिक सुधार। हाँ, उनके बाजार नियंत्रण के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। पर सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन को इतने कड़े बाजार नियंत्रण की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका सीधा जवाब है मंगोल आक्रमण। मंगोल? जी। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के हमले बहुत बढ़ गए थे। उन्हें मंगोलों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना चाहिए थी, और उस सेना को कम वेतन पर खुश रखने का एक ही तरीका था। क्या? ये सुनिश्चित करना कि जरूरत की हर चीज, अनाज से लेकर घोड़ों तक, सस्ती मिले। तो ये जो बाजार सुधार थे, ये असल में एक सैन्य रणनीति का आर्थिक हिस्सा थे। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब बाजार में हर चीज का दाम इसलिए तय किया गया ताकि सैनिकों का गुजारा कम पैसों में हो सके। पर क्या ये वाकई जमीन पर काम करता था? बिल्कुल। उसने शहना ए मंडी यानी बाजार अधीक्षक जैसे अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनका काम ही कीमतों पर नजर रखना था। कहा जाता है कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता था तो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। बाप रे। हाँ, तरीके क्रूर थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी और स्थायी सेना को बनाए रखने में मदद की। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन्होंने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की हुलिया प्रथा भी शुरू की। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, जिसने सल्तनत का सबसे ज्यादा भौगोलिक विस्तार देखा। लेकिन इस वंश की पहचान है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें इतिहास का सबसे बुद्धिमान और साथ ही सबसे सन की सुल्तान भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक या MBT, उनकी कहानी इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे महान विचार भी अगर बिना सही प्लानिंग और समय के लागू किए जाएं तो विनाशकारी हो सकते हैं। वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए। ये विजन और एग्जीक्यूशन के बीच के गैप की कहानी है। उनकी वो 5 मशहूर योजनाएं जो एक के बाद एक फेल होती गईं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये एक बहुत अच्छा विचार था। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था, जहां से उत्तर और दक्षिण दोनों पर नियंत्रण रखना आसान था। लेकिन पूरी दिल्ली की आबादी को जबरन 700 मील दूर ले जाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर साबित हुआ। सही। कई लोग रास्ते में ही मर गए और आखिरकार योजना वापस लेनी पड़ी। और फिर उनकी सबसे प्रसिद्ध योजना, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, ये तो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड से लेकर UPI तक सब टोकन करेंसी ही तो है। उन्होंने चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य के तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। विचार क्रांतिकारी था, लेकिन वो एक चीज भूल गए। क्या? काउंटर फीटिंग को कैसे रोका जाए।
उस समय सिक्कों पर कोई जटिल डिजाइन नहीं होता था और जल्द ही घर घर में जाली सिक्के बनने लगे। अरे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और सुल्तान को सारे नकली सिक्के वापस लेकर खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। इन सारी विफलताओं का नतीजा ये हुआ कि सल्तनत का खजाना खाली हो गया, केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई और दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे स्वतंत्र राज्य उभर आए। सल्तनत का विघटन एक तरह से यहीं से शुरू हो गया। MBT के बाद आए उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, जो बिल्कुल उनके उलट थे। उन्होंने कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान लोक कल्याण के कामों पर लगाया। उन्होंने कई नहरें बनवाई, अस्पताल खोले जिन्हें दारुल शफा कहते थे, और दासों के लिए दीवाने बंदगान और गरीबों के लिए दीवाने खैरात जैसे विभाग बनाए। लेकिन उनके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी। 1398 में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण। हाँ, और इस आक्रमण ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। तैमूर के हमले ने दिल्ली को इतना कमजोर कर दिया था कि अगले 100 साल तक सल्तनत सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही। और यहीं से सल्तनत का अंतिम चरण शुरू होता है। जी, सैयद वंश ने इसी बिखरी हुई सल्तनत को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका नियंत्रण दिल्ली के आसपास ही सिमट कर रह गया। और इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाकर एक नई ताकत उभरी, अफगान। लोदी वंश भारत का पहला अफगान शासन था। हाँ, और उन्होंने सल्तनत को फिर से संगठित करने का एक आखिरी प्रयास किया। इस वंश के सबसे काबिल शासक सिकंदर लोदी ने सल्तनत का केंद्र दिल्ली से हटाकर एक नए शहर को बनाया, जिसे आज हम आगरा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और यही आगरा आगे चलकर मुगलों की भी राजधानी बना। और फिर आए इस सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर अपनी तोपों के साथ। इब्राहिम लोदी एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उनके अपने ही अफगान सरदार उनसे नाराज थे, है ना? बिल्कुल, उन्हीं में से कुछ ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। पानीपत के मैदान में बाबर की बेहतर रणनीति और तोपों के सामने लोदी की सेना टिक नहीं पाई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारे गए, और वो ऐसा करने वाले दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का 320 साल का लंबा सफर खत्म हो गया और भारत में एक नए युग, मुगल काल की शुरुआत हुई। सही है, दिल्ली सल्तनत ने भले ही बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसने भारत को बहुत कुछ दिया। इसने एक केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचा तैयार किया। इकता जैसी जो प्रशासनिक और भू राजस्व प्रणालियां थीं, उन्होंने आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए एक आधार का काम किया। और शायद सबसे बढ़कर एक मिलीजुली इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। बिल्कुल, जिसका असर आज भी हमारी वास्तुकला, भाषा और संगीत पर साफ दिखाई देता है। कुतुब मीनार से लेकर हमारी जबान में शामिल फारसी शब्दों तक सब उसी दौर की देन है। वैसे इस अध्याय से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने बड़े आर्थिक सुधारों की कोशिश की, जैसे अलाउद्दीन ने बाजार पर पूरा नियंत्रण किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा लाने की कोशिश की। आज के आर्थिक संदर्भ में इन मध्यकालीन सुधारों की सफलताओं और विफलताओं से हम क्या सीख सकते हैं, सोचिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अध्याय है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। 14वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी, तब दक्षिण भारत में एक नया पावर वैक्यूम बन रहा था। सही बात है। और इसी दौर में दो बड़ी ताकतों का उदय हुआ। एक तरफ तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ दक्कन में बहमनी सल्तनत। जी, और देखिए, इन दोनों को अलग अलग देखना लगभग नामुमकिन है। हाँ, इनका इतिहास तो एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। इतना गुथा हुआ है कि एक को समझने के लिए दूसरे को समझना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये तो एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। बिल्कुल। और इनके बीच का संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं था। ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के उपजाऊ इलाके पर कब्जे की लड़ाई थी। ये समुद्री बंदरगाहों से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण की लड़ाई थी। और सबसे बढ़कर दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की लड़ाई। हाँ, एक लंबी 200 साल की शतरंज की बाजी थी ये। तो शुरुआत विजयनगर से करते हैं। हाँ। इसकी नींव 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दो भाइयों ने रखी थी। हम इनका राजकीय चिन्ह वराह
यानी जंगली सुअर था। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में इनकी राजधानी विजयनगर नहीं थी। बिल्कुल। पहले राजधानी अनेगुंडी थी, जिसे बाद में ज्यादा सुरक्षित और रणनीतिक जगह विजयनगर यानी आज के हम्पी में शिफ्ट किया गया। अच्छा। यहाँ बुक्का प्रथम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, जो दिखाता है कि वो वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। जी। लेकिन वो सिर्फ परंपरावादी नहीं थे। 1374 में उन्होंने चीन के मिंग सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल भेजा। चीन में दूत मंडल? उस जमाने में ये तो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव रहा होगा। बहुत बड़ा। इसका मकसद क्या था? सिर्फ दोस्ती बढ़ाना? दोस्ती से कहीं ज्यादा। ये एक तरह से दुनिया को ये बताने का तरीका था कि दक्षिण भारत में एक नई ताकत उभरी है। और शायद व्यापार भी एक कारण रहा होगा। बिल्कुल, शायद वो ज्यादा जरूरी कारण था। चीन उस वक्त सिल्क और पोर्सलिन का बड़ा केंद्र था और विजयनगर मसालों और घोड़ों के व्यापार का। तो ये अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने और अपनी वैश्विक पहचान बनाने का एक बहुत सोचा समझा कदम था। प्रीलिम्स में ये सवाल अक्सर बनता है कि किस विजयनगर शासक ने चीन में दूत भेजे थे। इसी संगम वंश में आगे चलकर हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई। ये तो काफी बड़ा टाइटल है। हाँ, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक ऐलान था। महाराजा धीराज का मतलब है राजाओं का राजा। अच्छा। ये इस बात का संकेत था कि अब विजयनगर किसी के अधीन नहीं है, वो एक संप्रभु यानी सॉवरेन साम्राज्य बन चुका है। फिर आते हैं देवराय प्रथम, और इन्होंने जो किया वो उस समय के हिसाब से काफी रैडिकल लगता है। उन्होंने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती शुरू की, खासकर तुर्की तीरंदाजों की। ये फैसला क्यों लिया गया? ये एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और दूरदर्शी कदम था। देवराय प्रथम समझ गए थे कि बहमनी सल्तनत की सेना की असली ताकत उनके बेहतरीन घुड़सवार और तुर्की तीरंदाज हैं। तो उन्होंने दुश्मन की ताकत को ही अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। एग्जैक्टली। उन्होंने धर्म को काबिलियत के आड़े नहीं आने दिया। ये मेरिटोक्रेसी का एक क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ भर्ती ही नहीं की, बल्कि उन्हें जागीरें दी और अपने सिंहासन के सामने कुरान रखने का आदेश दिया ताकि मुस्लिम सैनिक सहज महसूस करें। और जाहिर है इस सैन्य आधुनिकीकरण को फंड करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए होगी। बिल्कुल। और इसीलिए उनका दूसरा बड़ा काम था तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाना। सिंचाई के लिए? जी। इससे सिंचाई की व्यवस्था इतनी बेहतर हुई कि कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया और इससे जो रेवेन्यू आया उसी से सेना को मजबूत किया गया। तो मतलब कृषि, अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। मेंस में जब विजयनगर के प्रशासन पर सवाल आता है तो ये उदाहरण आपके उत्तर को बहुत मजबूत बनाते हैं। इन्हीं के समय में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी भी विजयनगर आए थे। संगम वंश के सबसे महान शासकों में देवराय द्वितीय का नाम भी आता है, जिन्हें गजवेटकर। हाँ, गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। हाँ, और उनके दौर में विजयनगर की सांस्कृतिक और कूटनीतिक पहुंच अपने चरम पर थी। अच्छा। फारस के शासक शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक उनके दरबार में आए और उन्होंने विजयनगर की समृद्धि का बहुत शानदार वर्णन किया है। और साहित्य को भी संरक्षण मिला। जी। तेलुगु के महान कवि श्रीनाथ को भी उनका संरक्षण मिला। तो ये एक ही समय में कूटनीति और कला दोनों को साधने का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन 1485 तक आते आते संगम वंश कमजोर पड़ गया और सत्ता सालुव वंश के हाथ में आ गई। इसके संस्थापक नरसिंहा सालुव ने एक बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने अरब व्यापारियों से घोड़े खरीदने पर बहुत जोर दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। देखिए, मध्यकालीन भारत में किसी भी जंग का नतीजा बहुत हद तक अच्छी घुड़सवार सेना यानी कैवलरी पर निर्भर करता था। और भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होते थे। उन्हें अरब और मध्य एशिया से आयात करना पड़ता था। नरसिंह सालुव ने इस कमजोरी को पहचाना और अपने बंदरगाहों को अरब व्यापारियों के लिए खोल दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने कमजोर पड़ते साम्राज्य में एक नई जान फूंक दी। और अब हम आते हैं विजयनगर के सबसे गौरवशाली अध्याय पर, तुलुव वंश और सम्राट कृष्णदेव राय। जी, 1509 से 1529 तक का उनका शासन। यहाँ तक कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उन्हें समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। उनकी महानता का अंदाजा तो उनके टाइटल से ही लग जाता है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, और एक बहुत ही दिलचस्प टाइटल है यवन राज स्थापनाचार्य। इसका मतलब है यवन राज्य को फिर से स्थापित करने वाला। ये इस बात का सबूत है कि वो बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी राज्यों की आंतरिक राजनीति में दखल दे रहे थे।
तो वो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक किंग मेकर की भूमिका में थे। बिल्कुल, एक किंग मेकर। अब वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि खुद भी एक बड़े विद्वान और लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाम का नाटक लिखा। और जब राजा खुद विद्वान हो तो वो विद्वानों की कद्र करता है। यहीं से उनके दरबार की अष्टदिग्गज की परंपरा शुरू हुई। 8 महान तेलुगु कवि। जी, ये कोई मामूली दरबारी कवि नहीं थे, ये तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े स्तंभ थे। ये एक तरह से कृष्णदेव राय का कल्चरल प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद तेलुगु भाषा को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना था। बिल्कुल। इन अष्टदिग्गजों में सबसे बड़ा नाम था अल्लासानी पेड्डाना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है। और एक नाम जो हम सब जानते हैं, तेनाली रामकृष्ण, वो भी इन्हीं में से एक थे। हाँ, तेनाली राम के किस्से तो हर बच्चे ने सुने, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक मजाकिया किरदार नहीं थे जैसा कहानियों में दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़े कवि थे। बहुत बड़े कवि, पांडुरंग महात्म्य जैसे महाकाव्य के रचयिता। इतिहास में अक्सर ऐसे महान व्यक्तित्वों को लोक कथाएं मतलब सरद बना देती हैं। सही बात है। कृष्णदेव राय ने शहर भी बसाए, नागालापुर और हॉस्पिट। हम्पी में आज जो हम प्रसिद्ध हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर देखते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। और ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये विजयनगर की शक्ति, समृद्धि और कलात्मकता का प्रदर्शन थे। विट्ठल स्वामी मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स तो आज भी आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी रहा होगा। यहाँ नयंकार व्यवस्था का जिक्र आता है, ये क्या थी? ये विजयनगर के प्रशासन की रीढ़ थी। ये दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था से मिलती जुलती थी, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। अच्छा। इस सिस्टम में बड़े सैन्य कमांडरों को, जिन्हें अमर नायक कहते थे, नकद वेतन की जगह अमरम नाम की जमीन दी जाती थी। और इस जमीन से वो टैक्स वसूलते थे? जी, जिससे वो अपनी सेना का खर्च चलाते थे और बाकी पैसा शाही खजाने में जमा करते थे। तो ये तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का एक अच्छा मॉडल लगता है ना? शुरुआत में ये बहुत कारगर था। इससे दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। लेकिन देखिए, ये एक दोधारी तलवार थी। वो कैसे? एकता व्यवस्था में इक्तादारों का लगातार ट्रांसफर होता रहता था, ताकि वो किसी एक जगह पर बहुत शक्तिशाली ना हो जाएं। लेकिन नयनकार व्यवस्था में ये नायक अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही इलाके में बने रहते थे। तो फिर नतीजा? जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो यही नायक खुद को स्वतंत्र राजा समझने लगे। एक तरह से विजयनगर के स्वर्ण युग में ही उसके पतन के बीज बोए जा रहे थे। और जमीनी स्तर पर गांव में प्रशासन कैसे चलता था? गांव के स्तर पर आयमगार व्यवस्था काम करती थी। इसमें 12 सरकारी अधिकारियों का एक समूह होता था, जो मिलकर पूरे गांव का प्रशासन चलाते थे। ये वंशानुगत पद होते थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कितना गहरा और संगठित था, ऊपर से नीचे तक। इस पूरे प्रशासनिक हायरार्की को, मतलब प्रांत यानी मंडलम से लेकर गांव यानी उड़ तक, विजुअली समझने के लिए चार्ट्स काफी मददगार होते हैं। अच्छा। इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जहां यह स्ट्रक्चर आसानी से क्लियर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने साम्राज्य को जिस शिखर पर पहुंचाया था, उसे बनाए रखना उनके उत्तराधिकारियों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। और विजयनगर की बढ़ती ताकत ही उसके पड़ोसियों को एकजुट करने का कारण बन गई। बिल्कुल, जिसकी परिणति हुई तालीकोटा के मैदान में 23 जनवरी 1565। इतिहास में इसे तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक युग का अंत था। एक तरफ विजयनगर की सेना, जिसका नेतृत्व उस वक्त के शासक सदाशिव राय के मंत्री राम राय कर रहे थे, और दूसरी तरफ दक्कन की 4 सल्तनतों का एक संघ था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं था? नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए एक जरूरी फैक्ट है कि बरार इसमें शामिल नहीं था। लेकिन ये सल्तनतें तो आपस में भी लड़ती रहती थी। ये विजयनगर के खिलाफ एकजुट कैसे हो गई? इसका बड़ा श्रेय राम राय की कूटनीति को जाता है, या कहें कि उनकी गलत कूटनीति को। अच्छा। हाँ, राम राय बहुत काबिल थे, लेकिन अति आत्मविश्वासी भी थे। वो इन सल्तनतों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया। आखिरकार इन सल्तनतों को लगा कि उनका असली और साझा दुश्मन विजयनगर ही है। और इस युद्ध में विजयनगर की भयानक हार हुई, बहुत भयानक हार। राम राय को पकड़कर मार दिया गया, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे ताले अध्यायों में से एक है। विजयनगर सेनाओं ने राजधानी विजयनगर को कई महीनों तक लूटा और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया।
तो क्या इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया? पूरी तरह नहीं। इसके बाद अराविदु वंश ने पेनुकोंडा को अपनी नई राजधानी बनाकर कुछ दशकों तक शासन किया, लेकिन वो साम्राज्य की एक छाया मात्र थे। विजयनगर का गौरव और उसकी ताकत तालीकोटा के मैदान में हमेशा के लिए दफन हो गई। चलिए अब उस शक्ति की बात करते हैं जो विजयनगर के उदय से लेकर पतन तक उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी रही, बहमनी सल्तनत। इसकी स्थापना 1347 में हुई, यानी विजयनगर की स्थापना के लगभग 11 साल बाद। इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनका असली नाम जफर खां था। वो दिल्ली सल्तनत के एक अधिकारी थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया और दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। उनकी कहानी दिखाती है कि दिल्ली की पकड़ दक्कन पर कितनी कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी सुल्तानों में ताजुद्दीन फिरोज शाह का जिक्र बहुत अहमियत रखता है। वो एक बहुत ही दिलचस्प और विद्वान शासक थे। उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ युद्ध में नहीं थी। अच्छा। वो खगोल शास्त्र के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने दौलताबाद में एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनवाई। साथ ही उन्होंने चौल और दाबोल जैसे बंदरगाहों को विकसित करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। और फिर एक शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो थे शिहाबुद्दीन अहमद शाह। बीदर ज्यादा सेंट्रली लोकेटेड था और उसकी आबोहवा भी बेहतर थी। लेकिन बहमनी सुल्तानों में एक ऐसा भी हुआ जिसे उसकी क्रूरता के लिए इतिहास ने जालिम का नाम दिया, हुमायूं शाह। लेकिन अब बहमनी सल्तनत की असली कहानी पर आते हैं, जो महलों के अंदर लड़ी जा रही थी। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं बहमनी दरबार की गुटबाजी की बात कर रहा हूं। वहां के अमीर और सरदार दो गुटों में बटे हुए थे। एक थे दक्कनी, जो स्थानीय मुसलमान थे, और दूसरे थे अफाकी या परदेसी, जो ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से नए नए आए थे। इन दोनों गुटों में सत्ता के लिए एक जबरदस्त संघर्ष चलता था और यही संघर्ष आखिरकार बहमनी सल्तनत के पतन का कारण बना। और इसी संघर्ष के बीच एक बहुत ही काबिल प्रशासक का उदय हुआ, महमूद गवां। महमूद गवां एक ईरानी व्यापारी थे, यानी एक अफाकी। वो अपनी काबिलियत के दम पर सल्तनत के प्रधानमंत्री या वजीर कुल बने। उनके समय में बहमनी साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। बिल्कुल। उन्होंने प्रशासन में जबरदस्त सुधार किए। उन्होंने पूरे साम्राज्य को 8 प्रांतों या तरफों में बांट दिया, ताकि किसी भी एक सूबेदार के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत ना रहे। उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करवाया और टैक्स व्यवस्था को सुधारा। तो फिर ऐसे काबिल इंसान का अंत इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि उनके सुधारों से दक्कनी गुट के सरदारों की ताकत कम हो रही थी। वो उनसे जलते थे। आखिरकार उन्होंने सुल्तान के खिलाफ महमूद गवां के जाली खत बनवाए और सुल्तान को यकीन दिला दिया कि गवां गद्दार हैं। और सुल्तान ने बिना जांच पड़ताल किए उन्हें 1481 में मृत्युदंड दे दिया। कहा जाता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर सुल्तान की भी 1 साल के अंदर ही मौत हो गई। महमूद गवां की मौत बहमनी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। और इसके बाद सल्तनत बिखर गई। बिल्कुल। एक एक करके प्रांतों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी सल्तनत 5 छोटी छोटी सल्तनतों में टूट गई। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। जी। इन सल्तनतों ने भी कला और वास्तुकला में काफी योगदान दिया। बहुत ज्यादा। बीजापुर में आदिल शाही वंश का बनाया गोल गुंबद, जिसका डोम दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक है। और हैदराबाद का चार मीनार। बिल्कुल। गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का बनवाया गया ये इमारतें आज भी दक्कनी वास्तुकला की शान है। और एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी हुआ। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने फारसी की जगह स्थानीय भाषा दक्कनी को राजभाषा बनाया। ये तो क्षेत्रीय पहचान के मजबूत होने का एक बड़ा संकेत था। बहुत बड़ा संकेत था। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये संघर्ष, निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक मिलीजुली दास्तान है। बिल्कुल। इनके टकराव ने दक्षिण भारत को हमेशा अशांत रखा, लेकिन इसी टकराव ने प्रशासन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई नए प्रयोगों को भी जन्म दिया। और आज आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जी। हम अक्सर पढ़ते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर खत्म हो गया, पर क्या कोई साम्राज्य एक युद्ध से सचमुच पूरी तरह खत्म हो जाता है? या उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जैसे न्यायाधिकार सिस्टम, उसकी कला और उसकी सांस्कृतिक विरासत बाद के राज्यों में किसी न किसी रूप में जीवित रहती है? सोचिएगा कि एक साम्राज्य के अंत और उसके परिवर्तन में क्या आगे अंतर है? बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है भक्ति और सूफी आंदोलन,
तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब भारत की आध्यात्मिक जमीन पर समझिए क्रांति हो रही थी। सही। कोई तलवार से नहीं, कोई सियासत से नहीं, बल्कि प्रेम से, भक्ति से और संगीत से। बिल्कुल। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच एक ऐसी लहर उठी जिसने सिर्फ पूजा पाठ का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि समाज की जड़ों को भी हिला दिया। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन समझना वो एक भूल होगी। ये उस समय के जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड थे, जटिल रीति रिवाज और सबसे बढ़कर जो कठोर जाति व्यवस्था थी, हाँ, उसके खिलाफ एक सामाजिक धार्मिक विद्रोह था। अच्छा। इसका मूल मंत्र था कि ईश्वर और भक्त के बीच कोई बिचौलिया नहीं। अच्छा। सिर्फ सीधा, सच्चा और निश्चल प्रेम ही मोक्ष का रास्ता है। तो चलिए इसी वैचारिक मंथन को अनपैक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति की ये लहर किन 2 प्रमुख धाराओं में बंटी हुई थी। हाँ। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनना जरूरी है। तो भक्ति की 2 मेन स्ट्रीम्स थीं, साकार यानी सगुण और निराकार यानी निर्गुण। जी। नाम से ही क्लियर है ना। साकार मतलब जिनका कोई आकार हो, और निराकार मतलब जिनका कोई आकार ना हो। हाँ, सगुण धारा के लोग ईश्वर को एक रूप में देखते थे, जैसे शिव या विष्णु। उनकी मूर्ति पूजा करते थे, उनकी लीलाओं के गीत गाते थे। इसमें 2 उपशाखाएं बहुत प्रमुख हुई। शिव के उपासक नयानार और विष्णु के उपासक अलवार। अच्छा। और याद रखने वाली बात यह है कि अलवार संतों में अंडाल एक प्रमुख महिला संत थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ थे निर्गुण वाले। ये कहते थे कि ईश्वर तो कण कण में है, उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं। सही, वो तो निराकार है, सर्वव्यापी है। मतलब भगवान का कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है। आप कह सकते हैं। निर्गुण संत ज्ञान और योग पर जोर देते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना से पाया जा सकता है। अच्छा। और यही विभाजन ही आगे चलकर कबीर और मीरा, रामानंद और चैतन्य जैसे संतों के विचारों का आधार बना। ओके, तो ये तो हो गई भक्ति की भावना। लेकिन हर भावना को एक मजबूत फिलॉसफी की जरूरत होती है, एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर की। और ये काम किया उस युग के महान दार्शनिकों ने। यहाँ से मेंस के लिए एनालिटिकल क्वेश्चंस का स्कोप बनता है। सही कहा। सबसे पहला और शायद सबसे प्रभावशाली नाम है शंकराचार्य का, 788 से 880 ईस्वी। उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। इसका सार है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मतलब यानी केवल ब्रह्म ही परम सत्य है और ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये माया है। अच्छा। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ थ्योरी ही नहीं दी, इसे पूरे देश में फैलाने का एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी किया। हाँ, ये बहुत जरूरी था। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में केदारनाथ यानी बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। शंकराचार्य के बाद आए रामानुजाचार्य, 1017 से 1137 ईस्वी। उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा। ओके। उनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि आत्मा और जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न है, लेकिन वो ब्रह्म के विशिष्ट अंश हैं। अच्छा, मतलब वो ब्रह्म से अलग भी हैं और उस पर निर्भर भी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम की टीका लिखी, जो उनके दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो एक ने कहा सब एक है और दूसरे ने कहा एक से ही है पर विशिष्ट है। हाँ, ये तो फिलोसॉफिकल डिबेट का वो दौर था। बिल्कुल था। इसके अलावा भी तो कई और दार्शनिक थे जिनकी लिस्ट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के तौर पर आती है। बिल्कुल, जैसे वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टिमार्ग का सिद्धांत दिया। रामानंद, जो निर्गुण शाखा के थे, उन्होंने जन्म आधारित भेदभाव का खंडन किया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उनके शिष्य कबीर, जो जुलाहे थे, और रैदास, जो चमार थे। ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। यकीनन। फिर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति और संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। और गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जो एकेश्वरवाद और समानता पर आधारित है। देखिए, विचार कितने भी अलग हो, मंजिल सबकी एक थी, ईश्वर से जुड़ाव और सामाजिक बराबरी। सही कहा। कहते हैं ना, राहें अलग थी मगर सबका रहबर एक था। बहुत खूब। ये सभी दार्शनिक उसी एक परम सत्य को अलग अलग रास्तों से समझा रहे थे। इन दार्शनिकों ने जो वैचारिक नींव रखी, उसे आम जनता तक ले जाने का काम किया क्षेत्रीय संतों ने।
अच्छा, उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा में, जैसे मराठी, ब्रज, अवधी। हाँ, इन्हीं भाषाओं में अपने पद रचे। ये भक्ति का एक तरह से लोकतंत्रीकरण था। और इसमें महाराष्ट्र का योगदान तो कमाल का है। वारकरी संप्रदाय, जी, सबसे पहले ज्ञानेश्वर, जिन्होंने मराठी में भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी। फिर नामदेव, जो कहते हैं कि पहले डाकू थे। हाँ, उनकी कहानी बताती है कि भक्ति किसी का भी जीवन बदल सकती है। बिल्कुल। और इसी परंपरा में एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे संत हुए। तुकाराम के अभंग आज भी महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। और रामदास तो छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अरे वाह! उन्होंने धर्म और कर्म का समन्वय सिखाया। उनकी रचना दासबोध ज्ञान और भक्ति का एक व्यावहारिक ग्रंथ है। महाराष्ट्र के बाहर भी तो सितारों की पूरी आकाशगंगा थी। हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदरदास, राधा कृष्ण की प्रेम गाथा लिखने वाले विद्यापति, कृष्ण भक्ति में डूबे सूरदास और मीराबाई, एक राजपूत राजकुमारी जिसने राजपाट त्याग कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, और तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस से राम भक्ति को घर घर पहुंचाया। निर्गुण संत दादू दयाल और रैदास, हाँ रैदास, जो रामानंद के शिष्य और मीराबाई के गुरु थे। सोचिए, एक चर्मकार संत एक राजकुमारी को दीक्षा दे रहा है। ये उस समय के समाज पर कितना बड़ा प्रहार होगा। फिर असम में शंकरदेव का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे नाम और उनकी रचनाएं हैं, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, होता है। इसीलिए रिवीजन जरूरी है। सही बात है। वैसे इस अध्याय से जुड़ी जो डिटेल बीडीएफ है और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल, वो जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। अच्छा, उसे रिवीजन में काफी मदद मिलेगी। तो भक्ति के इस गंगा जमुना के साथ साथ एक और धारा बह रही थी, सूफीवाद की। जी, ये इस्लाम की रहस्यवादी शाखा थी, जिसका मूल सिद्धांत था इश्क के जरिए ईश्वर से वस्ल यानी एकाकार हो जाना। Here's where it gets really interesting। और दिलचस्प बात यह है कि सूफीवाद और भक्ति में बहुत समानताएं थीं। जैसे कि प्रेम, गुरु यानी पीर का महत्व, संगीत और सादगी। भारत में सूफीवाद सिलसिलों के जरिए फैला। इनमें सबसे प्रभावशाली था चिश्ती सिलसिला। अच्छा, इसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह आज भी अजमेर में है। और इसी सिलसिले में हुए निजामुद्दीन औलिया, जी, दिल्ली में, जिन्हें महबूबे इलाही कहते हैं, और जो अमीर खुसरो के गुरु थे। हाँ, मतलब संगीत, शायरी और आध्यात्म का अद्भुत संगम। बिल्कुल। चिश्ती सिलसिले के अलावा सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले भी भारत में सक्रिय थे। शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें नक्शबंदी सिलसिले में मुजद्दिद यानी सुधारक कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण नाम है। अच्छा, प्रीलिम्स में अक्सर इन सिलसिलों के संस्थापक और प्रमुख संतों के नाम पूछे जाते हैं। अच्छा, सूफी दर्शन को समझने के लिए इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये शब्द सुनने में बड़े भारी लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चलिए कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। वस्ल का मतलब है ईश्वर से मिलन की अवस्था। ओके। फना का अर्थ है ईश्वर के प्रेम में खुद को मिटा देना, विलीन हो जाना। खानकाह सूफियों का निवास स्थान या आश्रम होता था। और वहदतुल वजूद का सिद्धांत, वो सर्वेश्वरवाद है जो काफी हद तक अद्वैतवाद जैसा है। अच्छा। और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, ये तो फिल्मों में भी बहुत सुना है। हाँ। इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम, दुनियावी प्यार, जिसे सूफी इश्क हकीकी यानी अलौकिक ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मानते थे। क्या बात है। तो ये थी भक्ति और सूफी आंदोलनों की एक झलक, एक ऐसा दौर जिसने हमें सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल प्रेम और इंसानियत ही है। बिल्कुल। इसने साहित्य, संगीत और समाज को गहराई से प्रभावित किया। ये आंदोलन सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। सही कहा। ये हमें सिखाते हैं कि कट्टरता और कर्मकांड से ऊपर उठकर सच्ची आध्यात्मिकता क्या होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं, जिस पे सोचिएगा जरूर। हमने भक्ति और सूफी परंपराओं को अलग अलग पढ़ा, लेकिन सोचिए उस आम इंसान के बारे में जो एक ही गांव या शहर में रहता था, जहां सुबह मंदिर की घंटी बजती थी और शाम को खानकाह से कव्वाली की आवाज आती थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उसकी अपनी निजी आस्था में ये दोनों धाराएं कैसे मिलती होंगी? हाँ। क्या उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भक्ति और सूफीवाद का कोई अनूठा संगम रहा होगा? इस पर विचार कीजिएगा। तो चलिए आज मुगल साम्राज्य के उस दौर की गहराई में उतरते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया।
हमारे पास जो जानकारी है वो हमें सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं बताती, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि एक साम्राज्य बनता कैसे है और बिखरता कैसे है। क्या ये सिर्फ तलवार के जोर पर चलता है, या उसे लोगों के दिलों को जीतने की भी जरूरत होती है? बिल्कुल। ये सवाल ही इस पूरे दौर की सबसे दिलचस्प पहेली है, और इसकी शुरुआत होती है बाबर से। हाँ, संस्थापक। उन्हें साम्राज्य का संस्थापक तो कहा जाता है, लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा। नींव बाबर ने रखी, पर उस नींव पर एक विशाल और मजबूत इमारत खड़ी की अकबर ने। इसीलिए इतिहासकार अकबर को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो एक है संस्थापक और एक है वास्तविक संस्थापक, और इस कहानी का अंत होता है बहादुर शाह जफर के साथ। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। ये मुगल थे कौन? इनका वंश कहाँ से आता है? देखिए, उनकी वंशावली ही उनकी महत्वाकांक्षा की कहानी कहती है। वे थे चगताई तुर्क। चगताई तुर्क। हाँ, अपनी माँ की तरफ से वे सीधे मंगोल विजेता चंगेज खां के वंशज थे। ओहो, चंगेज खां, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और अपनी सैन्य प्रतिभा के लिए भी। और पिता की तरफ से वे तैमूर के वंशज थे। तैमूर, जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल। तो उनके खून में दो सबसे बड़े मध्य एशियाई विजेताओं की विरासत थी। यानी दो महान और कह सकते हैं विनाशकारी योद्धा वंशों का संगम। जाहिर है, उनकी नजर दिल्ली पर तो होनी ही थी। और इस पूरे दौर को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज है खुद बादशाहों या उनके करीबियों द्वारा लिखी गई किताबें, आत्मकथाएं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उस दौर की खिड़कियां हैं। जैसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखे। अच्छा। जिसमें उसकी जीत, हार, उसकी भावनाएं, यहाँ तक कि भारत के मौसम और फलों के बारे में उसकी शिकायतें भी हैं। ये तो दिलचस्प है। इसी तरह गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा या अबुल फजल का अकबरनामा, ये हमें शासकों के मन की एक झलक भी देते हैं। तो चलिए पहली खिड़की से झांकते हैं। कहानी शुरू होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। उसने सिर्फ एक सल्तनत को हराकर एक नए वंश की नींव नहीं रखी, उसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। हाँ, बाबर अपने साथ वो तकनीकें लेकर आया जो उत्तर भारत के लिए बिल्कुल नई थी। जैसे? सबसे पहले तो उसने अपनी उपाधि बदली। दिल्ली के शासक सुल्तान कहलाते थे। हाँ। जो खलीफा के अधीन माने जाते थे। हाँ। बाबर ने बादशाह की उपाधि अपनाई। बादशाह, जिसका मतलब था एक संप्रभु, एक इंडिपेंडेंट शासक। ये एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों तरह का बड़ा बयान था। और ये बयान सिर्फ उपाधि तक सीमित नहीं था। उनकी सैन्य रणनीति, जिसके बारे में बहुत बात होती है, वो क्या थी? वो गेम चेंजर थी। ये तुलुगमा और तोपखाने का इस्तेमाल, क्या ये इतना बड़ा फर्क ले आया? बहुत बड़ा। आप सोचिए, इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से कई गुना बड़ी थी, शायद 10 गुना। 10 गुना। लेकिन बाबर के पास 2 तुरुप के इक्के थे। एक तुलुगमा युद्ध नीति। ये उसने कहाँ से सीखी? ये उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें सेना के एक हिस्से को दुश्मन के किनारों और पीछे से हमला करने के लिए भेजा जाता था। अच्छा, घेरने की रणनीति। हाँ, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, तोपखाना। तोपों को सजाने की रूमी विधि में वो गाड़ियों की कतार के पीछे तोपों को छिपा देता था। ताकि सुरक्षा भी मिले। सुरक्षा भी और दुश्मन हैरान भी हो जाए। कहते हैं लोदी के हाथी तो तोपों की आवाज से ही बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। अरे बाप रे, मतलब संख्या बल पर तकनीक भारी पड़ गई। बिल्कुल। लेकिन बाबर भारत आया कैसे? सुनाया उसे यहीं से न्योता मिला था। जी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने ही उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया था। अच्छा। उन्हें लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह आएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा, और इस बीच वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। बिल्कुल। और उन इरादों को हकीकत में बदला 4 युद्धों ने, जो उसने सिर्फ 4 साल में लड़े। 1526, 27, 28 और 29। हाँ, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये सिर्फ एक के बाद एक लड़ाइयां थीं या इनमें कोई पैटर्न था? एक बहुत साफ पैटर्न था। पहला युद्ध पानीपत का 1526 में, वो था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इसे जीतकर उसने दिल्ली और आगरा पर, यानी सत्ता के केंद्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मेवाड़ के राणा सांगा। हाँ, खानवा का युद्ध 1527 का, वो पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल और निर्णायक था। क्यों? राजपूत योद्धा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और राणा सांगा एक महान सेनापति थे। बाबर की सेना का मनोबल टूट रहा था। तो उसने क्या किया? यहीं पर बाबर ने एक लीडर के तौर पर अपनी काबिलियत दिखाई।
उसने शराब न पीने की कसम खाई, शराब के प्याले तोड़वा दिए और अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। जिहाद यानी धर्म युद्ध। हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जीत के बाद उसने गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि भी धारण की। तो पानीपत ने उसे दिल्ली का शासक बनाया, लेकिन खानवा ने भारत में उसके शासन को स्थापित किया। सही कहा। और इसके बाद चंदेरी और घाघरा के युद्ध। वो जीत को मजबूत करने के लिए थे। चंदेरी में उसने राजपूतों की बची खुची शक्ति को तोड़ा और घाघरा में अफगानों को हराया। घाघरा का युद्ध तो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, है ना? जी हाँ, शायद मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध था। तो 4 साल में 4 जीत और बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन इतनी मजबूत नींव पर बनी इमारत भी लड़खड़ा सकती है। बाबर के बेटे हुमायूं का दौर तो काफी उथल-पुथल भरा रहा। उसे विरासत में एक नया साम्राज्य मिला, लेकिन साथ में कई दुश्मन। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना फैसला था। मतलब? उसने बाबर की वसीयत के मुताबिक अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में साम्राज्य को बांट दिया। ओह, ये तो एक बड़ी राजनीतिक भूल थी। बहुत बड़ी। इससे उसकी अपनी ताकत बढ़ गई और उसके भाई ही उसके लिए मुसीबत बन गए। और बाहर शेरशाह सूरी जैसी बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। बिल्कुल। हुमायूं के दौर की 2 लड़ाइयां बहुत मशहूर है, चौसा और कन्नौज। जी, 1539 में चौसा का युद्ध एक अपमानजनक हार थी। शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह चौंका दिया। कैसे? यहाँ तक कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा में कूदना पड़ा और कहा जाता है कि एक निजाम नाम के भिश्ती ने उसकी जान बचाई। भिश्ती मतलब पानी भरने वाले ने? हाँ, अपनी मश्क की मदद से। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। एक बादशाह की जान एक आम पानी भरने वाले ने बचाई, है ना? और कहते हैं कि हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह भी बना दिया था। वाह! लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने उसे निर्णायक रूप से हरा दिया और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। हाँ, वो 15 साल तक भटकता रहा। लेनपुल नाम के एक इतिहासकार ने कहा भी है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इस लड़खड़ाहट में भी उसने वापसी तो की। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उसने हार नहीं मानी। 15 साल बाद ईरान के शाह की मदद से उसने 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध जीते और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 1 साल बाद 1556 में दिल्ली में अपने ही बनाए दीनपनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। तो जिस दौर की शुरुआत हुमायूं के निर्वासन से हुई, उस दौर में भारत पर शासन किया शेर शाह सूरी ने। सिर्फ 5 साल, लेकिन उसका असर सदियों तक रहा। बिल्कुल। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 45 वो प्रशासनिक सुधारों का एक मास्टर क्लास है। अच्छा। उसे जो व्यवस्था बनाई वो इतनी कारगर थी कि बाद में अकबर ने भी उसी को आधार बनाकर अपनी नीतियां बनाई। एक दुश्मन की अच्छी नीतियों को अपनाना ये अकबर की महानता को भी दिखाता है। सही बात है। तो शेर शाह ने ऐसा क्या किया? उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या खास था? उसने एक केंद्रीकृत नौकरशाही मतलब एक ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी। उसने साम्राज्य को सरकार यानी जिलों और फिर परगना यानी तहसील में बांटा। लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान था भू राजस्व सुधार। उसने जमीन की पैमाइश करवाई। अच्छा। और हर किसान को पट्टा दिया जिसमें लिखा होता था कि उसके पास कितनी जमीन है और उसे कितना लगान देना है। और किसान से कबूलियत लिखवाई जाती थी कि हाँ, वो ये लगान देगा। मतलब सब कुछ लिखित में। इससे तो भ्रष्टाचार कम हुआ होगा और किसानों को एक तरह की सुरक्षा मिली होगी। ठीक यही हुआ। इससे राज्य की आमदनी भी तय हो गई और किसानों का शोषण भी कम हुआ। और उसकी बनाई सड़कें आजम, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं। हाँ, और यात्रियों के लिए बनाई गई सराएं, ये सब उस दौर में व्यापार और संचार के लिए एक क्रांति की तरह थी। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत डिटेल्ड है और उसे ठीक से समझने के लिए डायग्राम्स की मदद लेना अच्छा रहता है। वैसे बता दूं कि इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। तो शेरशाह ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और हुमायूं की मौत के बाद उसी ढांचे पर मुगल साम्राज्य की सबसे शानदार इमारत खड़ी हुई। अब आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर। अकबर की कहानी शुरू होती है एक चुनौती से। जब वो गद्दी पर बैठा तो सिर्फ 13 साल का था। बहुत कम उम्र थी। और उसके सामने खड़ा था हेमो, जो दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और वो बहुत निर्णायक था। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के तख्त के लिए नहीं थी,
ये इस बात का फैसला करने वाली थी कि भारत पर अफगानों का राज होगा या मुगलों का। और उस लड़ाई में एक तीर ने इतिहास बदल दिया। जी, हेमू जीत रहा था, लेकिन अचानक एक तीर उसकी आंख में लगा और पूरी बाजी पलट गई। ओह। इस जीत ने दिल्ली पर मुगल सत्ता को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया। लेकिन अकबर की असली महानता लड़ाइयों में नहीं, उसकी नीतियों में दिखती है। जैसे कि मनसबदारी व्यवस्था, ये सुनने में बहुत जटिल लगती है। थोड़ी सी, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम था? ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, ये एक सैन्य और नागरिक पद व्यवस्था थी जिसमें हर अधिकारी को जात और सवार के आधार पर एक रैंक या मनसब मिलता था। लेकिन इसका असली कमाल ये था कि अकबर ने एक ऐसी नोबिलिटी या कुलीन वर्ग बनाया जो जमीन या वंश से नहीं बल्कि सीधे बादशाह से अपनी शक्ति और हैसियत पाता था। अच्छा, तो जागीर की जगह नगद वेतन। हाँ, इससे क्षेत्रीय सरदारों की ताकत कम हुई और बादशाह की सत्ता मजबूत हुई। ये तो सत्ता को केंद्रीकृत करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर आइन ए दहेशाला व्यवस्था, ये टोडरमल का कमाल था, जो पहले शेरशाह के यहाँ भी काम कर चुके थे। अच्छा। इसमें पिछले 10 साल की पैदावार और कीमतों का औसत निकालकर लगान तय किया जाता था। ये व्यवस्था किसानों के लिए ज्यादा न्यायपूर्ण थी। लेकिन अकबर को जो चीज बाकी शासकों से अलग करती है वो है उसकी धार्मिक नीति, सुलह कुल। हाँ, सभी के साथ शांति। ये क्या सिर्फ एक आदर्शवादी विचार था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच थी? ये गहरी राजनीतिक सोच ही थी। अकबर समझ गया था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश पर सिर्फ कुछ लोगों के समर्थन से राज नहीं किया जा सकता। उसे बहुसंख्यक आबादी का विश्वास जीतना था। बिल्कुल। इसकी शुरुआत उसने कुछ बड़े कदमों से की। 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और 1564 में जजिया कर का अंत। जजिया कर हटाना एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। ये वो कर था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। और फिर उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। हाँ, 1575 में। शुरू में वहां सिर्फ मुस्लिम उलेमा बहस करते थे, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई और कट्टरता देखकर अकबर निराश हो गया। तो उसने क्या किया? उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई। वाह! इन चर्चाओं से उसे समझ आया कि हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, और इसी सोच का नतीजा था 1582 में दीन इलाही। ये कोई नया धर्म था? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं, बल्कि एक आचार संहिता जैसी थी जिसमें सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांत थे। अकबर ने एक विशाल और काफी हद तक स्थिर साम्राज्य छोड़ा, लेकिन इतनी बड़ी विरासत को संभालना भी एक चुनौती है। बिल्कुल। क्या उनके बेटे जहांगीर ने अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया? जहांगीर ने अकबर की कई नीतियों को जारी रखा, लेकिन उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वह कला, खासकर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। हाँ, उनके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। सही, लेकिन वो न्याय के लिए भी जाना जाता था। उसने आगरा के किले में एक सोने की जंजीर-ए-अदल यानी न्याय की जंजीर लगवाई थी, ताकि कोई भी फरियादी सीधे बादशाह तक पहुंच सके। जी। लेकिन उनके शासनकाल में एक बहुत विवादास्पद घटना भी हुई। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड। इसका क्या असर हुआ? इसका मुगल सिख संबंधों पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ा, जो फिर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। ये एक राजनीतिक फैसला था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव पर जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने का आरोप था, लेकिन इसे धार्मिक रंग दे दिया गया। और इसी दौर में ब्रिटिश दूत भी भारत आए। हाँ, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, और जब हम शाहजहां का नाम लेते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, ताजमहल। और सिर्फ ताजमहल क्यों, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। हाँ, शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। उसने मुगल साम्राज्य की दौलत और ताकत को पत्थर में तराश कर दुनिया को दिखाया। लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। आप इशारा कर रहे हैं उस भीषण उत्तराधिकार युद्ध की तरफ जो उसके बेटों के बीच हुआ। जी, शाहजहां के अंतिम वर्षों में उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच सिंहासन के लिए खूनी संघर्ष हुआ। इसमें धर्मत और सामोगढ़ की लड़ाइयां निर्णायक थीं, जिनमें औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई और पिता के प्रिय दारा शिकोह को हरा दिया। दारा शिकोह तो काफी उदार और विद्वान था, है ना? हाँ, और औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी और कुशल सेनापति। इस लड़ाई में सिर्फ भाइयों की हार जीत नहीं हुई, बल्कि अकबर की सुलह कुल की नीति की भी हार हुई।
और औरंगजेब के सत्ता में आने के साथ ही मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर भी पहुंचा और उसके पतन की शुरुआत भी हुई। ये एक अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार देखा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर पूरे दक्कन को साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन यही दक्कन उसके लिए नासूर बन गया। हाँ, मराठों के साथ उसका कभी न खत्म होने वाला संघर्ष 27 साल तक चला। इस लड़ाई ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और उसकी सबसे अच्छी सेना को बर्बाद कर दिया। और उसकी धार्मिक नीति अकबर के ठीक उलट थी। उसने अकबर की समावेशी नीति को पूरी तरह पलट दिया। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू कर दिया। उसने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों के साथ संघर्ष और बढ़ गया। तो उसकी नीतियों ने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को उससे दूर कर दिया। बिल्कुल। राजपूत, मराठे, सब उसे जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि वो एक सादा और अनुशासित जीवन जीता था। लेकिन एक शासक के तौर पर उसकी नीतियों ने उस नींव को कमजोर कर दिया जिसे अकबर ने बनाया था। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वो एक ऐसा साम्राज्य छोड़कर गया जो नक्शे पर तो सबसे बड़ा दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। बिल्कुल। तो ये थी बाबर के पानीपत में पहली जीत से लेकर औरंगजेब के विशाल लेकिन कमजोर हो चुके साम्राज्य तक की कहानी। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग शासकों ने अपनी शख्सियत और अपनी नीतियों से इस महान साम्राज्य को आकार दिया। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, अकबर की सुलह-ए-कुल और औरंगजेब की कट्टर नीतियों के नतीजों को देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कोई साम्राज्य सिर्फ सैन्य शक्ति और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के दम पर टिका रह सकता है, या उसे लंबे समय तक चलने के लिए एक ऐसी समावेशी विचारधारा की भी जरूरत होती है जो अपनी प्रजा के हर हिस्से को ये महसूस कराए कि साम्राज्य उनका भी है। इस सवाल का जवाब शायद मुगल साम्राज्य के शानदार उत्थान और उसके दर्दनाक पतन दोनों में छुपा है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है प्रांतीय राजवंश। जी। हम बात कर रहे हैं 14वीं-15वीं सदी की, और दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय सत्ता है वो अब कह सकते हैं कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल। और इतिहास हमें यही बताता है कि जब भी केंद्र में बैठे बड़े राजा का नियंत्रण, मतलब जो सेंट्रल पावर है, वो ढीला होता है तो प्रांतों में छोटे छोटे राजा सिर उठाने लगते हैं। एग्जैक्टली। या तो अराजकता फैलती है या फिर नई शक्तियों को उभरने का एक मौका मिल जाता है। और इस मामले में हमें दूसरा वाला देखने को मिला। ये सिर्फ एक राजनीतिक बिखराव का दौर नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़े पेड़ की छाया हटने पर नीचे दबे छोटे छोटे पौधों को फलने फूलने की जगह मिल गई। क्या बात है। मतलब ये राज्य सिर्फ राजनीतिक शक्तियां नहीं बने, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान के अपने अपने अनोखे केंद्र बनकर उभरे। और मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो क्षेत्रीय कला और संस्कृति में इन राजवंशों का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो चलिए भारत के नक्शे पर उभर रहे ऐसे ही कुछ नए, स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों की कहानी को समझते हैं। और शुरुआत करते हैं पूर्व से, बंगाल। बंगाल जो अपनी दौलत और कह सकते हैं अपने विद्रोही स्वभाव के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। हाँ, दिल्ली से दूरी भी एक वजह रही होगी। बिल्कुल। तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, ये आजाद होने वाले पहले इलाकों में से एक था। और यहाँ 1338 में शमसुद्दीन इलियास शाह ने स्वतंत्र सल्तनत की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नए सुल्तानों ने सिर्फ दिल्ली से नाता तोड़ा या उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश भी की? उन्होंने पूरी कोशिश की, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी वास्तुकला। मिसाल के तौर पर सुल्तान सिकंदर शाह को लीजिए। अच्छा। उन्होंने पांडुआ में अदीना मस्जिद बनवाई। ये उस दौर में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। सबसे बड़ी? जी। इसका आकार ही अपने आप में दिल्ली को एक संदेश था कि बंगाल अब किसी से कम नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि एक तरह का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन बात सिर्फ इमारतों की नहीं थी। सुल्तान आजम शाह को ही देख लीजिए। वो अपने न्याय के लिए इतने मशहूर थे कि उनकी ख्याति भारत से बाहर तक थी। अच्छा? हाँ, उनका फारस के महान कवि हाफिज के साथ चिट्ठियों के जरिए संपर्क था, पत्राचार था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब बंगाल दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। और ये नेटवर्क सिर्फ विदेशी नहीं था, उन्होंने स्थानीय संस्कृति को भी उतना ही बढ़ावा दिया। जैसे
सुल्तान बारबक शाह ने मालाधर बसु को श्री कृष्ण विजय ग्रंथ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। वाह, मतलब एक मुस्लिम सुल्तान के दरबार में कृष्ण की कहानी पर आधारित ग्रंथ को संरक्षण मिलना, ये तो उस दौर की मिली-जुली संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित रूप से। और फारसी दरबारी संस्कृति का स्थानीय बंगाली परंपराओं के साथ ये जो संगम था, यही इन प्रांतीय राज्यों की सबसे बड़ी खासियत थी। तो बंगाल से अब थोड़ा उत्तर भारत की ओर आते हैं। जौनपुर, इसे तो शिराज-ए-हिंद यानी भारत का शिराज कहा जाता था। क्या शानदार उपाधि है। और ये इस उपाधि का हकदार भी था। देखिए, उस जमाने में ईरान का शिराज शहर ज्ञान और कला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। जी। जौनपुर को ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि जब तैमूर के हमले के बाद दिल्ली में कह सकते उथल-पुथल मची थी, तो वहां के विद्वान, कलाकार, कवि, सूफी संत सब भागकर जौनपुर आ रहे थे। हाँ, वो जौनपुर में ही पनाह ले रहे थे। मलिक सरवर, जिन्हें ख्वाजा जहान भी कहते हैं, उन्होंने इसे एक ऐसी सुरक्षित जगह बना दिया था जहां इल्म की कद्र थी। तो इस भारत के शिराज की कोई निशानी आज भी बाकी है? जमीन पर क्या छाप छोड़ी इसने? इसकी सबसे शानदार छाप है शर्की वास्तुकला। यहाँ की मस्जिदें दिल्ली की मस्जिदों से बहुत अलग हैं। कैसे? जैसे इब्राहिम शाह की बनवाई अटाला मस्जिद 1408 में जो पूरी हुई, हाँ। आप देखेंगे तो उसमें आपको मीनारें नहीं मिलेंगी। बिना मीनार की मस्जिद। हाँ, उसकी जगह विशाल दरवाजे हैं जिन्हें पायलन कहते हैं। हाँ, ये एक बिल्कुल नया प्रयोग था। मतलब ये सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी एक अलग शैली बना रहे थे। लेकिन जौनपुर का शायद सबसे बड़ा योगदान इमारतों में नहीं बल्कि संगीत में है। बिल्कुल सही। यहीं पर हुसैन शाह शर्की के दरबार में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली का विकास हुआ। ये तो भारतीय संगीत को शर्की वंश की एक अनमोल देन है। इंटरव्यू में अक्सर रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछा जाता है। हाँ, और इसकी एक वजह शायद जौनपुर का माहौल था। दिल्ली का दरबार ज्यादा सख्त और परंपरावादी था। जौनपुर में नए विचारों को जगह मिल रही थी, सूफियों का प्रभाव था जो संगीत को इबादत का जरिया मानते थे। एग्जैक्टली। तो इस खुले माहौल में कलाकारों को प्रयोग करने की आज़ादी मिली और उन्होंने ख्याल को जन्म दिया जो ज्यादा कल्पनाशील और भावनात्मक है। मतलब सत्ता, वास्तुकला और संगीत का एक पूरा पैकेज। पर यह हमेशा तो नहीं चला होगा। नहीं, 1486 में जब दिल्ली में लोधी वंश स्थिर हो गया तो बहलोल लोधी ने जौनपुर को वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म? हाँ, वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है। देखिए, सल्तनतें आती जाती रहती हैं, पर आपका किया हुआ काम, आपकी कला हमेशा रहती है। तो बस पूरी लगन से मेहनत करते रहिए, परिणाम जरूर मिलेगा। बहुत खूब। तो जौनपुर की कहानी कला और संस्कृति की थी, लेकिन अब रुख करते हैं मध्य भारत का, मालवा की तरफ। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, मालवा की लोकेशन ही कह सकते हैं उसकी किस्मत थी। वो एक पठार पर बसा था जिसकी वजह से उसका सामरिक महत्व बहुत था, लेकिन वो हमेशा दो ताकतवर पड़ोसियों के बीच फंसा रहता था। एक तरफ मेवाड़ के राजपूत और दूसरी तरफ गुजरात की अमीर सल्तनत। तो ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल सैंडविच बन गया था। बिल्कुल। दिलावर खां गोरी ने 1401 में इसकी स्थापना जरूर की, लेकिन इसके बाद के शासकों का ज्यादातर वक्त मेवाड़ के राणा कुंभा या गुजरात के अहमद शाह जैसे शक्तिशाली राजाओं से लड़ने या संध्या करने में ही बीता। हाँ। यहाँ तक कि मालवा के दरबार में भी आंतरिक खींचतान चलती रहती थी, जैसे प्रधानमंत्री मेदिनी राय का मामला, जो काफी शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन इस लगातार संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी राजधानी मांडू को शादियाबाद यानी खुशियों का शहर का नाम दिया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, और यही मालवा की खासियत है। मांडू की वास्तुकला में ये विरोधाभास साफ दिखता है। किलेबंदी बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर आपको जहाज महल जैसी खूबसूरत इमारतें मिलती हैं। हाँ। या फिर बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल। ये दिखाता है कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन सुंदरता और कला से भी उतना ही प्रेम करते थे। और हाँ, ये जो क्षेत्रीय शक्तियों का त्रिकोणीय संघर्ष है, ये मेंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री के विश्लेषण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल। वैसे इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं, ताकि रिवीजन और भी पक्का हो जाए। अच्छा, और फिर इस सल्तनत का अंत कैसे हुआ? आखिरकार 1562 में मुगल सम्राट अकबर ने मालवा के आखिरी शासक बाज बहादुर को हराकर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मालवा की आज़ाद कहानी खत्म हो गई।
तो मालवा में हमने राजनीति और कला का एक मिलाजुला रूप देखा। अब चलते हैं पहाड़ों की ओर, धरती के स्वर्ग कश्मीर। यहाँ की कहानी तो शासकों की नीतियों से ज्यादा उनके व्यक्तित्व की है। एक पिता और पुत्र जो सोच और काम में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये मध्यकालीन भारत के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक है। सुहदेव के हिंदू राजवंश के बाद शमसुद्दीन शाह मीर ने शाह मीर वंश की स्थापना की। इसी वंश में एक शासक हुआ सिकंदर शाह, जिसे बुतशिकन यानी मूर्ति बंजक भी कहा गया। जी, जिसने बड़े पैमाने पर मंदिर तुड़वाए और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। उसकी नीतियां धार्मिक असहिष्णुता के लिए जानी जाती हैं। और उसने कश्मीर के सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर उसका बेटा आया जिसने जैसे अपने पिता की हर नीति को उलटने की कसम खा ली हो। ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और लोग उन्हें प्यार से बड़शाह यानी महान राजा बुलाते थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले जजिया खत्म किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की। वाह। उन्होंने उन सभी ब्राह्मण परिवारों को वापस बुलाया जिन्हें उनके पिता के शासनकाल में कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ये बदलाव करना कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब क्या एक शासक बस एक फरमान से दशकों की कट्टर नीति को पलट सकता है? यकीनन विरोध हुआ होगा, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन एक बहुत कुशल प्रशासक थे। उन्होंने सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। वो खुद एक विद्वान थे। अच्छा। कुतुब उपनाम से फारसी में कविता लिखते थे। उन्होंने महाभारत और कल्हण की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया। ये एक कुशल प्रशासक के गुण हैं जो केस स्टडीज में लिखने के काम आते हैं। और उन्होंने लकड़ी के काम और कागज बनाने जैसी कलाओं को भी बढ़ावा दिया। हाँ, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। वुलर झील में जैनालंका द्वीप का निर्माण करवाया। उनका शासनकाल सहिष्णुता और लोक कल्याण का एक आदर्श उदाहरण है। तो कश्मीर ने हमें दिखाया कि एक शासक का व्यक्तित्व कैसे पूरे राज्य की तकदीर बदल सकता है। अब आखिर में चलते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। गुजरात। बंदरगाह, व्यापार और समृद्धि। गुजरात सल्तनत उस दौर की सबसे धनी सल्तनतों में से थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गढ़। 1407 में जफर खान ने इसकी स्थापना की, लेकिन वास्तविक संस्थापक अहमद शाह को माना जाता है। बिल्कुल सही, वही अहमद शाह जिन्होंने 1413 में अहमदाबाद शहर बसाया और वहां की प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनवाई। और इसी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था महमूद बेगड़ा। ये बेगड़ा नाम बड़ा अजीब है। हाँ, इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। प्रीलिम्स के लिए एक मजेदार तथ्य भी है। बताइए। कहते हैं कि उन्होंने 2 सबसे मजबूत किले जीते थे, गिरनार और चंपानेर। बेर मतलब 2 और गढ़ मतलब किला, तो बन गया बेगड़ा। अरे वाह, बेगढ़ से बेगड़ा, ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या ये किले जीतना सिर्फ शान की बात थी या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण भी था? बहुत गहरा आर्थिक कारण था। गिरनार को जीतने का मतलब था सौराष्ट्र के व्यापार पर नियंत्रण, और चंपानेर को जीतने का मतलब था मालवा और उत्तर भारत से आने वाले व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना। मतलब हर सैन्य कार्रवाई के पीछे एक आर्थिक रणनीति। बिल्कुल। और उनकी सल्तनत ने तो समंदर पर भी अपनी ताकत दिखाई। इस सल्तनत के अंतिम महान शासक बहादुर शाह ने 1531 में पुर्तगालियों को भी हराया था, जो उनकी नौसैनिक शक्ति को दर्शाता है। तो ये थी कहानी उन शक्तिशाली प्रांतीय राजवंशों की। बंगाल की संस्कृति से लेकर जौनपुर के संगीत तक, मालवा के संघर्ष से लेकर कश्मीर के 2 विपरीत शासकों और गुजरात की दौलत तक। हर राज्य के अपनी एक अनूठी पहचान थी और उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी। ये दिखाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली में बैठी एक केंद्रीय सत्ता का इतिहास नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय इतिहासों का एक समृद्ध गुलदस्ता है। जी हाँ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये हमें सिखाता है कि जब एक केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो कोई शून्य पैदा नहीं होता। नहीं, क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी होती हैं जो अपने साथ नई कला, नई वास्तुकला और नए संघर्ष लेकर आती है। This raises an important question. और सोचने वाली बात यह है कि क्या इन प्रांतीय राज्यों का उदय केवल दिल्ली की कमजोरी का नतीजा था, या ये भारत की स्वाभाविक राजनीतिक विविधता का एक प्रतिबिंब था जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है उत्तर मुगल काल। मार्च 1707, औरंगजेब की मृत्यु। ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी,
बल्कि उस शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी जिसने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया था। औरंगजेब ने देखिए लगभग 50 साल तक एक लोहे के हाथ से सल्तनत चलाई। वो एक मजबूत केंद्र था, लेकिन उसकी मौत के साथ ही वो केंद्र बिखर गया और एक ऐसा राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसा कि मुगलों की एक कह सकते हैं दुखद परंपरा बन चुकी थी, सत्ता कभी शांति से हाथ नहीं बदलती थी। औरंगजेब के मरते ही उसके तीनों बेटों मुआज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार का एक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। और ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये साम्राज्य के बचे खुचे संसाधनों का एक तरह से विनाश था। सेनाएं आपस में लड़ रही थीं, खजाना खाली हो रहा था और दूर बैठे सूबेदार दिल्ली की कमजोरी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो इस संघर्ष में जीत मिली सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सिंहासन पर बैठते समय उनकी उम्र थी 65 साल। मतलब जिस उम्र में लोग जिम्मेदारियों से आराम चाहते हैं, उस उम्र में उन्हें एक बिखरता हुआ साम्राज्य संभालने को मिला। तो क्या ये जो शांति की नीति थी, ये उन्होंने बुद्धिमानी से अपनाई थी या वो बस अपने पिता के अंतहीन युद्धों से थक चुके थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये दोनों का मिश्रण था। वो इतने समझदार तो थे कि जानते थे कि साम्राज्य खासकर दक्कन में एक और लंबी लड़ाई का बोझ नहीं उठा सकता है। इसलिए उन्होंने मराठों और राजपूतों के प्रति एक उदार रवैया अपनाया, साहू जी को रिहा किया। ये एक रणनीतिक फैसला था। लेकिन इस व्यवहारिकता के साथ एक तरह की लापरवाही भी आई। वो फैसले लेने में बहुत देर करते थे और दरबार के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। अच्छा, और शायद इसीलिए उन्हें शाह-ए-बेखबर कहा गया, वो बादशाह जिसे अपने ही राजकाज की कोई खबर ना हो। बिल्कुल, इतिहासकार खफी खान ने उन्हें ये उपाधि दी थी। ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने उस जहाज को बस बहने दिया जिसे मजबूती से संभालने की जरूरत थी। और इसी दौरान 1711 में एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटलायर की अगुवाई में उनके दरबार में आया था। ये इस बात का संकेत था कि यूरोपीय ताकतें अब मुगल दरबार में सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर भी देखी जा रही थी। बहादुर शाह के बाद तो ऐसा लगता है कि बादशाह खुद अपनी कहानी के मुख्य किरदार नहीं रह गए थे। हम एक कठपुतली बादशाहों के दौर में प्रवेश करते हैं, जहां असल ताकत पर्दे के पीछे किसी और के हाथ में थी। एकदम सही। अब सत्ता का केंद्र बादशाह के महल से खिसक कर दरबार के शक्तिशाली गुटों के पास पहुंच गया था। जहांदार शाह के छोटे से शासनकाल मतलब 1712-1713 में ये साफ दिखा। उसे ईरानी गुट के ताकतवर नेता जुल्फिकार खान ने गद्दी पर बिठाया था। नतीजा ये हुआ कि बादशाह सिर्फ नाम का रह गया और असली वजीर जुल्फिकार खान सल्तनत चलाने लगा। इससे एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम हुई। और जुल्फिकार खान ने सत्ता संभालते ही क्षेत्रीय ताकतों को खुश करना शुरू कर दिया। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और जजिया कर को भी हटा दिया गया। ये जजिया कर बार बार आता है, जरा संक्षेप में बताएंगी कि ये क्या था और इसका हटना इतना बड़ा कदम क्यों था? जरूर। जजिया गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था। औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया था, जिससे एक बड़ा वर्ग खासकर राजपूत और मराठा नाराज थे। तो इसे हटाना हिंदू आबादी का समर्थन हासिल करने और गठबंधन बनाने की बहुत बड़ी राजनीतिक कोशिश थी। एक प्रगतिशील कदम था ये। लेकिन एक तरफ इतनी प्रगतिशील नीति और दूसरी तरफ जहांदार शाह खुद इतने लापरवाह और विलासी थे कि उन्हें लंपट मूर्ख कहा गया। ये कैसा विरोधाभास है? यही इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। अच्छे विचार और अच्छी नीतियां भी एक कमजोर और अयोग्य शासक के हाथों में आकर बेकार हो जाती हैं। जहांदार शाह की व्यक्तिगत कमियों ने दरबार में उसके खिलाफ एक माहौल बना दिया और इसी का फायदा उठाकर कहानी में असली किंग मेकर्स की एंट्री होती है। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनके दम पर फर्रुखसियर बादशाह बना। यहाँ से मुगल दरबार की राजनीति एक शतरंज के खेल जैसी हो जाती है, जहाँ बादशाह सिर्फ एक मोहरा है। बिल्कुल। 1713 से 1720 तक का दौर पूरी तरह से सैयद बंधुओं का था। वे हिंदुस्तानी गुट के नेता थे और उन्होंने ईरानी गुट के प्रभाव को खत्म कर दिया। वे ही तय करते थे कि बादशाह कौन बनेगा और नीतियां क्या होंगी। उनकी अपनी नीति भी धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने राजपूतों और जाटों से अच्छे संबंध बनाए,
जजिया कर को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। मतलब उनकी कोशिश थी कि साम्राज्य के अंदर शांति बनी रहे। लेकिन फर्रुखसियर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो घृणित कायर था, उसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसा शाही फरमान दिया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब उसने एक तरह से सल्तनत की आर्थिक चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी। और ये फैसला मुगल साम्राज्य की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल को उजागर करता है। देखिए, मुगल जमीन के बादशाह थे, उन्होंने एक विशाल जमीनी सेना बनाई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। वो यूरोपीय ताकतों को सिर्फ व्यापारी समझते रहे जो समंदर के रास्ते आते थे और कुछ रियायतें चाहते थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि भविष्य का खतरा जमीन से नहीं, समंदर से आ रहा है। ये फरमान सिर्फ एक बुरा सौदा नहीं था, ये उस रणनीतिक अंधेपन का सबूत था। और विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने ये किया वो इतना कायर था कि गद्दी पर बैठने के बाद अपने ही बनाने वालों यानी सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिशें करने लगा। हाँ, इसी का नतीजा हुआ कि 1719 में सैयद बंधुओं ने उसे गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करवा दी। ये मुगल इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी बादशाह को उसके ही दरबारियों ने मारा हो। ये इस बात का खुला ऐलान था कि बादशाह की इज्जत और ताकत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। सैयद बंधुओं ने इसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया, जो इतिहास में रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साम्राज्य बिखर रहा था और बादशाह रंग रलियों में डूबा था। उसे सल्तनत चलाने में सचमुच कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसकी दुनिया संगीत, कला और शायरी तक ही सीमित थी। हालांकि एक अच्छा काम यह हुआ कि 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। लेकिन उसके लंबे शासनकाल की सबसे विनाशकारी घटना थी 1739 में फारस के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, करनाल का युद्ध, जिसमें मुगलों की शर्मनाक हार हुई। कहा जाता है कि मुगल सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी, पर नेतृत्व और रणनीति में एकदम खोखली। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के बचे खुचे सम्मान पर एक करारा तमाचा था। नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया और लगभग 2 महीने तक ऐसी लूटपाट की कि दिल्ली की सड़कें वीरान हो गईं। और वो अपने साथ शाहजहां का मशहूर मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। हाँ, और ये सिर्फ सोने चांदी की लूट नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। मयूर सिंहासन मुगल शक्ति और शान का प्रतीक था। उसका दिल्ली से जाना इस बात का ऐलान था कि अब दिल्ली का बादशाह शक्तिहीन हो चुका है। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की सैन्य कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। तो नादिर शाह के हमले के बाद क्या साम्राज्य एक तरह से खत्म ही हो गया था, बस उसे ऑफिशियली दफनाने की देर थी? एक तरह से हाँ। अब बादशाह सिर्फ लाल किले की चारदीवारी के शासक बनकर रह गए थे। असली ताकत दिल्ली से खिसककर बंगाल में मुर्शिदाबाद, अवध में लखनऊ और दक्कन में हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय राजधानियों में चली गई थी। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्ध से दिल्ली के बादशाह का कोई लेना देना ही नहीं था। वो अपनी ही सबसे अमीर सूबे के भविष्य की लड़ाई में एक दर्शक मात्र था। और फिर आता है भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़, 1764 का बक्सर का युद्ध। हाँ, और ये प्लासी से बिल्कुल अलग था। प्लासी का युद्ध एक धोखा और साजिश थी, लेकिन बक्सर का युद्ध एक असली सैन्य लड़ाई थी। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो की अनुशासित ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय ताकतों का गठबंधन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम। और इस गठबंधन की करारी हार हुई। इसी के बाद हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस संधि ने मुगल सम्राट को एक संप्रभु शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बेबस पेंशनर बना दिया। संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को सौंपना पड़ा। बदले में उसे 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन मिली। सोचिए, हिंदुस्तान का बादशाह अपनी ही जमीन पर एक विदेशी व्यापारिक कंपनी का पेंशन भोगी बन गया था।
यहाँ से मुगल सत्ता का औपचारिक अंत शुरू हो गया। और इस लंबी दर्दनाक कहानी के आखिर में आते हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम उनके शायराना नाम जफर से बेहतर जानते हैं। एक बादशाह से ज्यादा वो एक शायर थे, एक बहुत ही संवेदनशील कवि जिनका दर्द उनके शेरों में झलकता है। 1857 के महासंग्राम में जब मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने इस बूढ़े शक्तिहीन बादशाह को ही अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। शायद वो उस मुगल नाम के प्रतीक में एक यूनिफाइंग फोर्स देख रहे थे। जफर ने अपनी उम्र और सीमित साधनों के बावजूद विद्रोहियों को अपना नैतिक समर्थन दिया। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और विडंबना देखिए, हिंदुस्तान के बादशाह पर उन्हीं की जमीन पर विदेशी ताकतों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें सजा के तौर पर रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनका एक मशहूर शेर है जो इस पूरी दास्तां को बयां कर देता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बिल्कुल, ये शेर सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उस पूरे मुगल साम्राज्य की कहानी कहता है, जिसे अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। और उनके साथ ही 1526 में बाबर ने पानीपत में जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा साम्राज्य जिसने सदियों तक इस उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोया, वो ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गया? क्या ये सिर्फ कुछ नालायक बादशाहों की कहानी है? नालायक बादशाह तो एक लक्षण थे, बीमारी नहीं। बीमारी कहीं ज्यादा गहरी थी। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसके कई कारण थे। शुरुआत औरंगजेब की नीतियों से होती है। उसकी धार्मिक कट्टरता और दक्कन में लड़े गए अंतहीन युद्धों ने साम्राज्य के खजाने और सैन्य शक्ति को खोखला कर दिया था। उसने एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी भर नहीं सका। और उसके बाद के शासकों में वो काबिलियत ही नहीं थी कि वो इस डूबती नाव को संभाल पाते। सही बात है। अयोग्य उत्तराधिकारी जो दरबारी गुटों के हाथों की कठपुतली थे, ने ताबूत में अगली कील ठोकी। फिर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणों ने बची खुची इज्जत और दौलत भी लूट ली। और इन सब के नीचे एक आर्थिक संकट पनप रहा था, जागीरदारी का संकट। मतलब मनसबदारों को देने के लिए जमीनें कम पड़ जाना और पूरे प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार इसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। इन सभी पहलुओं की जटिलताओं को समझने के लिए काफी गहराई में जाना पड़ता है। हाँ, और जो लोग इन आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं को और विस्तार से समझना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वही रणनीतिक भूल थी जिसका हमने जिक्र किया, नौसेना की अनदेखी। मुगलों ने समंदर की ताकत को कभी पहचाना ही नहीं और उसी रास्ते से आई एक कंपनी ने उनकी पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। तो ये थी उत्तर मुगल काल की कहानी, एक महान साम्राज्य के अर्श से फर्श तक पहुंचने की दास्तां। यह हमें सिखाती है कि जब कोई भी व्यवस्था अंदर से कमजोर हो जाती है तो बाहरी ताकतें उसे गिराने में ज्यादा देर नहीं लगाती। और ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या इतिहास में साम्राज्य सिर्फ अयोग्य शासकों की वजह से गिरते हैं, या फिर वो उन व्यवस्थाओं और संस्थाओं के टूटने से गिरते हैं जिन्हें समय के साथ बदला और सुधारा नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर के लिए जितना सच था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर सोचिएगा जरूर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है मराठा साम्राज्य। 17वीं शताब्दी की बात है, जब मुगलों का परचम लगभग पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। उनकी सत्ता को अपराजय माना जाता था। और तभी दक्कन की सह्याद्री पहाड़ियों से एक आवाज गूंजी। ये आवाज स्वराज्य के एक सपने की थी। यह कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार के जन्म की है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और इस विचार के केंद्र में थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, और शिवाजी महाराज का उदय महज एक स्थानीय विद्रोह नहीं था। ये मुगलों के इस गुरूर पर सीधी चोट थी कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालें तो उनके किरदार की नींव दिखती है। जन्म 1627 में शिवनेर के किले में हुआ। उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर एक आदर्श शासक और योद्धा के गुण सिखाए। पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सरदार थे,
लेकिन बीजापुर सल्तनत के अधीन। शिवाजी ने वो गुलामी बहुत करीब से देखी थी। उनके संरक्षक थे दादोजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। इन सब ने मिलकर उस चिंगारी को ज्वाला बनाया। और वो ज्वाला पूरी तरह से प्रज्वलित हुई 1674 में उनके राज्याभिषेक के साथ। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक राजा के लिए एक ही बार गद्दी पर बैठना काफी होता है, तो फिर 2 बार क्यों? बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता में छिपा है। देखिए, पहला राज्याभिषेक 14 जून 1674 को हुआ। इसे काशी के सबसे बड़े पंडित गंगा भट्ट ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों से करवाया। यहां उन्होंने छत्रपति और हैंदव धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां ली। इसका संदेश पूरे हिंदुस्तान के राजाओं और सुल्तानों को साफ था कि वो किसी के जागीरदार नहीं बल्कि एक संप्रभु, एक सॉवरन हिंदू शासक हैं। ठीक है, तो पहला राज्याभिषेक राजनीतिक और धार्मिक वैधता स्थापित करने के लिए था। फिर दूसरे की क्या जरूरत पड़ी जो कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1674 को हुआ? दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से हुआ था। ये शिवाजी की समावेशी सूझ का प्रतीक था। उस समय समाज में कई ऐसी मान्यताएं और वर्ग थे जो शायद खुद को मुख्यधारा की वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। तांत्रिक अनुष्ठान करके उन्होंने ये संदेश दिया कि उनका स्वराज्य हर किसी का है, चाहे वो किसी भी पंथ या परंपरा को मानता हो। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था कि उनका राज धर्म पर आधारित तो है लेकिन संकीर्ण नहीं। तो उन्होंने खुद को एक संप्रभु शासक के तौर पर तो स्थापित कर दिया। हाँ। लेकिन इस संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति की जरूरत थी। और यहीं से उनके उन अभियानों की शुरुआत होती है जिन्होंने मुगलों और दक्कन की सल्तनतों की नींव हिला दी। बिल्कुल, उनकी पूरी रणनीति किलों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका मानना था कि जिसके पास किले हैं उसी का जमीन पर राज है। 1643 में सिर्फ 16 साल की उम्र में सिंहगढ़ का किला, फिर 1646 में तोरण का किला जीता। ये शुरुआती जीतें बीजापुर सल्तनत के लिए खतरे की घंटी थीं, लेकिन असली चुनौती तो मुगलों से थी और शिवाजी ने उन्हें उनके ही घर में घुसकर मारा। 1663 में उन्होंने पुणे में मुगल गवर्नर शाइस्ता खां के महल पर, जहां हजारों सैनिकों का पहरा था, सिर्फ 400 लोगों के साथ रात में हमला कर दिया। शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन इस हमले में अपनी उंगलियां गंवा बैठा। इस एक दुस्साहसी हमले ने मुगलों का सारा घमंड तोड़ दिया। और फिर 1664 में सूरत पर हमला। सूरत तो मुगलों की तिजोरी कहलाता था, सबसे अमीर व्यापारिक बंदरगाह पड़ रही थी। वो आमने सामने की लड़ाई से बचते थे। उनकी सेना पहाड़ों में छुप जाती और जब दुश्मन बेखबर होता तो अचानक हमला करके गायब हो जाती। इसी को छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। इससे मुगल सेना, जो मैदानी लड़ाइयों की आदी थी, बुरी तरह परेशान हो गई थी। इन जीतों से औरंगजेब इतना बौखला गया कि उसने अपने सबसे काबिल और धूर्त सेनापति आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1665 की पुरंदर की संधि। इस संधि की शर्तें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे शिवाजी ने सब कुछ गंवा दिया। अपने 35 में से 23 सबसे महत्वपूर्ण किले मुगलों को देने पड़े। ये तो एक बड़ी हार लगती है। कागज पर देखें तो ये वाकई एक बड़ी हार लगती है, लेकिन शिवाजी के नजरिए से देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था, एक सामरिक कदम। जयसिंह बहुत चालाक था। उसने शिवाजी को हर तरफ से घेर लिया था। वो जानता था कि शिवाजी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। उसने मराठा गांवों को जलाना और तबाह करना शुरू कर दिया, जिसे सर्वनाश की नीति कहते हैं। शिवाजी के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपने लोगों को मरते हुए देखें और आखिर में हार जाएं, या फिर अस्थायी रूप से झुककर सही समय का इंतजार करें। मतलब उन्होंने 2 कदम पीछे हटना बेहतर समझा ताकि वो एक लंबी छलांग की तैयारी कर सकें। बिल्कुल, उन्होंने संधि से अपनी प्रजा को बचाया, अपनी बची खुची सेना को फिर से संगठित करने के लिए समय हासिल किया और मुगलों के इरादों को और करीब से समझने का मौका पाया। कभी कभी जंग जीतने के लिए एक लड़ाई हारनी पड़ती है। पुरंदर की संधि शिवाजी के लिए वही हारी हुई लड़ाई थी। तो इस संधि से जो समय मिला उसमें शिवाजी ने अपना ध्यान प्रशासन को मजबूत करने पर लगाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर जो उनके बाद भी चलती रहे। और यहीं पर उनकी अष्टप्रधान परिषद की बात आती है। ये क्या व्यवस्था थी? ये उस जमाने की कैबिनेट प्रणाली जैसा था। शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद। हर मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था और सीधे छत्रपति को जवाब देता था। सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा यानी प्रधानमंत्री,
जो पूरे प्रशासन की देखरेख करता था। हाँ। फिर अमात्य थे, जो आज के वित्त मंत्री की तरह राजस्व का हिसाब रखते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे और सर्रे नौबत सेना के प्रमुख। हाँ। ये व्यवस्था दिखाती है कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया ताकि राजकाज सुचारू रूप से चल सके। एक अच्छा प्रशासन बिना पैसे और सेना के नहीं चल सकता। शिवाजी से पहले भी दक्कन में कई सल्तनतें थीं, उनकी अपनी सेना और राजस्व व्यवस्था थी। तो शिवाजी ने ऐसा क्या अलग किया कि उनकी व्यवस्था इतनी असरदार साबित हुई? उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था एक स्थायी और अनुशासित सेना बनाना। उन्होंने जागीरदारी प्रथा को खत्म किया और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। इससे सैनिक किसी सरदार के नहीं बल्कि सीधे स्वराज्य के प्रति वफादार होते थे। उनकी घुड़सवार सेना में 2 तरह के सैनिक थे, बरगीर जिन्हें घोड़े और हथियार राज्य की तरफ से मिलते थे, और सिलहदार जो अपने घोड़े और हथियार खुद लाते थे। उन्होंने कोलाबा में एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई जो भारत के इतिहास में बहुत कम राजाओं ने किया। और राजस्व का क्या, राज्य का खजाना कैसे भरता था? यहीं पर उन 2 मशहूर करों चौथ और सरदेशमुखी का जिक्र आता है। चौथ सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है, जैसे कोई जबरन वसूली हो। क्या उस समय की सल्तनतें इसे ऐसे ही देखती थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चौथ का मतलब था उपज का 1/4 हिस्सा। ये कर मराठा अपने पड़ोसी राज्यों, खासकर मुगल इलाकों से वसूलते थे। बदले में मराठे उन इलाकों पर हमला न करने की गारंटी देते थे। तो हाँ, एक तरह से ये प्रोटेक्शन मनी था, लेकिन उस दौर की राजनीति में ये एक स्थापित तरीका था अपनी सैन्य शक्ति का प्रभुत्व जताने का। वहीं सरदेशमुखी, जो उपज का अतिरिक्त 10% होता था, वो शिवाजी के उस दावे पर आधारित था कि वो उस पूरे क्षेत्र के वंशानुगत देशमुख या प्रधान हैं। इन करों ने मराठा खजाने को भरा और उनके साम्राज्य विस्तार का आधार तैयार किया। इन कर व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने के लिए बहुत सारा अच्छा अध्ययन साहित्य है, और इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद स्वराज्य का भविष्य अनिश्चित हो गया। एक करिश्माई नेता के जाने के बाद अक्सर साम्राज्य बिखर जाते हैं। मराठा साम्राज्य एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। हाँ, औरंगजेब को लगा कि शिवाजी के बाद मराठों को कुचलना आसान होगा। उसने शिवाजी के बेटे संभाजी को धोखे से पकड़कर बहुत क्रूरता से मार डाला। फिर संभाजी के भाई राजाराम ने दक्षिण के जिंजी किले से संघर्ष जारी रखा। जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा रानी ताराबाई ने कमान संभाली। ये मराठा इतिहास का एक शानदार अध्याय है। ताराबाई ने मुगलों से ऐसा लोहा लिया कि खुद मुगल इतिहासकार मनुची ने लिखा कि इस औरत ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद समीकरण बदल गए। मुगलों ने संभाजी के बेटे साहू को, जो बचपन से उनकी कैद में थे, रिहा कर दिया। ये मुगलों की एक चाल थी। उन्होंने साहू को छोड़कर मराठों में ही गृह युद्ध छेड़ दिया। एक तरफ थे साहू, जो शिवाजी के असली वारिस थे, और दूसरी तरफ थी ताराबाई, जो अपने बेटे के नाम पर शासन कर रही थी। खेड़ा के युद्ध में साहू की जीत हुई और यहीं से मराठा राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ, पेशवाओं का काल। साहू के समय से ही असल शक्ति छत्रपति के हाथ से निकलकर पेशवाओं यानी प्रधानमंत्रियों के हाथ में आने लगी। सही कहा। साहू शासन से ज्यादा कला और संस्कृति में रुचि रखते थे। उन्होंने राजकाज की जिम्मेदारी अपने काबिल पेशवा बालाजी विश्वनाथ को सौंप दी। बालाजी विश्वनाथ ने बिखरे हुए मराठा सरदारों को एकजुट किया। उनके बाद आए उनके बेटे बाजीराव प्रथम, जिन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। वो एक बेमिसाल योद्धा थे। कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उन्होंने ही मराठा साम्राज्य को दक्कन से निकालकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया और मराठा परिसंघ की नींव रखी। बाजीराव प्रथम के बाद आए उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उनके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अटक से कटक तक मराठा झंडा लहरा रहा था। लेकिन उनके ही दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध, 14 जनवरी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा इतिहास का सबसे दुखद मोड़ है। बिल्कुल। एक तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना थी और दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना। इस युद्ध में मराठों की विनाशकारी हार हुई। उनका एक पूरा पीढ़ी का नेतृत्व खत्म हो गया। लेकिन इसका असल महत्व सिर्फ हार में नहीं है। इस हार ने उत्तर भारत की सियासत में एक खालीपन पैदा कर दिया, एक पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य।
मतलब कोई एक बड़ी शक्ति नहीं बची जो उस क्षेत्र को नियंत्रित कर सके। बिल्कुल। मुगल पहले ही कमजोर हो चुके थे, मराठे बुरी तरह हार गए थे, और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो अब तक सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन अब उन्होंने भारत पर राज करने का सपना देखना शुरू कर दिया। पानीपत की हार ने अनजाने में अंग्रेजों के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। पानीपत के बाद मराठा साम्राज्य एक एकजुट ताकत नहीं रहा। ये एक ढीला ढाला परिसंघ में बदल गया, जिसमें अलग अलग मराठा राजवंशों का बोलबाला था। हाँ, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले, ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। वे अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, और उनकी इसी आपसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो यहाँ से आंग्ल मराठा युद्धों की शुरुआत होती है। लेकिन मराठे तो अब भी एक बड़ी ताकत थे। अंग्रेजों के लिए उन्हें हराना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पहले आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में तो मराठों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और उन्हें सालबाई की संधि करने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि जब मराठे एक थे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन ये एकता टिकी नहीं। दूसरे 1803 से 5 और तीसरे 1817 से 18 युद्ध के समय तक मराठा सरदार बुरी तरह बंट चुके थे। अंग्रेजों ने एक एक करके सबको हराया। 1818 तक पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, उन्हें पुणे से निर्वासित कर दिया गया और मराठा साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो ये थी मराठा साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की जो नींव रखी थी वो पेशवाओं के समय में पूरे भारत में फैली। लेकिन पानीपत की एक हार और सबसे बढ़कर आंतरिक फूट ने इस विशाल साम्राज्य का अंत कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की प्रशासनिक और सैन्य नींव इतनी मजबूत होने के बावजूद मराठा साम्राज्य बिखर क्यों गया? क्या ये केवल बाहरी शक्तियों जैसे अब्दाली या अंग्रेजों का दबाव था, या फिर साम्राज्य की अपनी आंतरिक संरचना जैसे सरदारों की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और परिसंघ व्यवस्था जिसमें एकता से ज्यादा फूट के बीच थे, उसी में उसके पतन की कहानी छुपी थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अध्याय है सिखों का उदय और सिख साम्राज्य। ये कहानी सिर्फ एक धर्म के विकास की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक कौम ने योद्धा का रूप लिया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल। ये कहानी है मीरी पीरी की, मतलब अध्यात्म और सांसारिक शक्ति के संगम की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव था ये कोई रातों रात नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शांतिपूर्ण भक्ति आंदोलन ने कैसे दमन के खिलाफ एक मजबूत सैन्य प्रतिरोध का रूप ले लिया। ये वो दौर था जिसने पंजाब की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं, गुरु परंपरा की नींव से। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात संस्थापक गुरु नानक देव की। उनकी शिक्षाओं ने इस पूरे आंदोलन की जमीन, मतलब वो बुनियाद कैसे तैयार की? देखिए, गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं जी, उन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, मतलब ईश्वर एक है। उनकी रचनाएं जपूजी, सोहेला, रहीरास आज भी मार्गदर्शक हैं। लेकिन उनका जो सबसे क्रांतिकारी कदम था वो था संगत और पंगत का। संगत और पंगत मतलब एक साथ बैठना और एक साथ भोजन करना, यानी लंगर। हाँ, लंगर। और सोचिए उस जमाने में जब समाज जातियों में इतनी बुरी तरह से बटा हुआ था। हाँ बिल्कुल। तब एक ही पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करना, ये एक वर्गहीन समाज की बुनियाद थी। ये तो एक तरह का सामाजिक विद्रोह था। बिल्कुल। इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि सिख समुदाय में बराबरी की भावना बहुत बहुत गहरी हो गई। तो गुरु नानक के बाद इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया गया? मतलब अगले गुरुओं का क्या योगदान रहा है इसमें? तो देखिए, गुरु अंगद देव, जिनका मूल नाम लहना था, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अच्छा। किसी भी विचार को फैलाने के लिए अपनी लिपि का होना बहुत जरूरी है, उससे एक अलग पहचान बनती है। सही बात है। और उन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित बनाया। फिर आए गुरु अमरदास जी, जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उनके बाद गुरु रामदास ने 1574 में अमृतसर नगर की स्थापना की और एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया उन्होंने। क्या? गुरु का पद पैतृक बना दिया। अच्छा, ये तो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी पॉइंट है ना? बिल्कुल, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे समुदाय को एक स्थिर नेतृत्व मिला।
यहाँ तक तो मतलब सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है, एक समुदाय बन रहा है, संगठित हो रहा है। हाँ, तो फिर वो मोड़ कब आया जब सिखों को हथियार उठाने पड़े? मतलब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। वो मोड़ आया 5वें गुरु अर्जन देव के समय। उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ बना, और अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। लेकिन 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। ओह, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस शहादत ने सिख समुदाय को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए अब शस्त्र भी जरूरी हैं। और इसी का नतीजा थे छठे गुरु। हाँ, गुरु हरगोबिंद जी। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया 1699 में। ये सांसारिक मामलों का केंद्र बना। अच्छा, हरमंदिर साहब की ठीक सामने। बिल्कुल। उन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू की और अमृतसर की किलेबंदी भी की। तो यहीं से मीरी पीरी का सिद्धांत असल रूप में दिखा। एकदम। इसके बाद गुरु हर राय आए, जिन्होंने दारा शिकोह की मदद की थी। फिर गुरु हरकिशन। ये दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। और फिर नौवे गुरु? फिर आए नौवे गुरु तेग बहादुर, जिन्हें बबला दे बाबा भी कहते हैं। जी। औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या ने प्रतिरोध की आग को और ज्यादा भड़का दिया। और इस आग को एक संगठित रूप दिया 10वें और अंतिम गुरु ने। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह ने। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक योद्धा कौम में बदल दिया। पाहुल प्रथा शुरू की और पंच ककार, केश, कंघा, कृपाण, कच्छ, कड़ा अनिवार्य कर दिए। एक तरह की यूनिफॉर्म। बिल्कुल। उन्होंने खुद को सच्चा पादशाह कहा। उनकी आत्मकथा, विचित्र नाटक और औरंगजेब को लिखा पत्र जफरनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। जी। 1708 में नांदेड़ में उनकी हत्या के साथ ही गुरु परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति का उदय हो चुका था। और दोस्तों, यहीं पर एक बात याद आती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरुओं ने जो साहस दिखाया, वही आगे चलकर एक साम्राज्य की नींव बना। तो ठीक है, अब गुरु परंपरा तो खत्म हो गई। उसके बाद जो एक नेतृत्व का खालीपन आया, वो कैसे भरा गया? इस खालीपन को भरा बंदा बहादुर ने। वो सिखों के पहले राजनीतिक नेता थे। अच्छा। उन्होंने पहले सिख राज्य की स्थापना की और मुगलों को सीधी चुनौती दी, लेकिन उनका संघर्ष लंबा नहीं चला। 1716 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मरवा दिया। उसके बाद तो फिर एक वैक्यूम आ गया होगा। हाँ, एक वैक्यूम आया, जिसे भरने के लिए 1748 में दल खालसा का गठन हुआ। दल खालसा, ये क्या था? ये एक तरह की सिख कॉन्फेडरेसी थी, एक साझा सेना जिसकी कमान पहले कपूर सिंह और बाद में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाली। और ये जो मिसल व्यवस्था थी, वो क्या थी? तो ये जो दल खालसा था, ये 12 स्वतंत्र इकाइयों में बटा था, जिन्हें मिसल कहते थे। अच्छा। ये आज के दौर की कोएलिशन पार्टीज जैसी थीं, मिलकर लड़ती थीं, पर अपने अपने इलाके में स्वतंत्र थीं। मतलब थोड़ा बहुत आपस में झगड़ा भी चलता ही होगा? हाँ, बिल्कुल, वो तो था ही। इनमें भंगी मिसल सबसे ताकतवर थी, लेकिन साम्राज्य की नींव रखी शुक्र चक्किया मिसल ने। और यहीं से कहानी में आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। इन बिखरी हुई मिसलों को एक करके एक साम्राज्य बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। बिल्कुल। शुक्र चक्किया मिसल के प्रमुख महासिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। सिर्फ 12 साल की उम्र में मिसल के प्रधान बन गए थे। बस 12 साल की उम्र में? हाँ। और उन्होंने अपनी काबिलियत से सभी मिसलों को एक किया। 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में अमृतसर पर। तो लाहौर बनी राजनीतिक राजधानी और अमृतसर सांस्कृतिक? बिल्कुल सही। और उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी 1809 की अमृतसर की संधि, जो अंग्रेजों के साथ हुई थी, चार्ल्स मेटकाफ के साथ। हाँ, इसके तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। अब देखिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? इसने रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर में अपना साम्राज्य फैलाने का पूरा मौका दे दिया, बिना अंग्रेजों की चिंता किए। अच्छा, मतलब एक तरफ से वो सुरक्षित हो गए। बिल्कुल। वैसे रणजीत सिंह की प्रशासनिक नीतियों और सैन्य सुधारों पर अक्सर सवाल आते हैं। हाँ, आते तो हैं। तो जो लोग और गहराई में समझना चाहते हैं, तो इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां ये सब विस्तार से मिल जाएगा। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु जो 1839 में हुई, उसके बाद ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो साम्राज्य के अंत का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ ऐसा? उनकी मृत्यु के बाद
एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस हो गया। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो गया और दरबार में विश्वासघात। साजिशें। हाँ, साजिशों ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसकी वो तलाश में थे। और फिर हुए आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। इस समय शासक थे दिलीप सिंह, लेकिन असली ताकत वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह के हाथ में थी। और इन दोनों ने धोखा दिया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। और नतीजा? नतीजा हुई लाहौर की संधि 1846 में। इससे पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया पूरी तरह से। और दूसरा युद्ध तो फिर बस एक औपचारिकता ही रही होगी। लगभग। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जो अपनी विलय की नीति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल। इस युद्ध में रामनगर, चिलियावाला और गुजरात की लड़ाइयां हुई और सिखों की हार हुई। और अंत में पंजाब का पूरी तरह से विलय कर लिया गया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। और कोहिनूर हीरा। हाँ, और बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों के हाथ लग गया। और इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप की जो आखिरी बड़ी स्वतंत्र शक्ति थी, उसका अंत हो गया। तो ये थी कहानी गुरु नानक की शांतिपूर्ण शिक्षाओं से शुरू होकर महाराजा रंजीत सिंह के विशाल साम्राज्य और फिर उसके दुखद अंत तक की। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे बाहरी चुनौतियां और आंतरिक एकता किसी भी समुदाय की दिशा तय करती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने जैसा है। बताइए। सिख धर्म की सैन्य शक्ति का उदय मुगल दमन की एक सीधी प्रतिक्रिया में हुआ था। हाँ। अगर वह ऐतिहासिक परिस्थितियां न होती तो क्या सिख साम्राज्य का स्वरूप कुछ और होता? क्या एक सैन्य शक्ति के बजाय ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ही बना रहता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।